एंड अगेन गुड मॉर्निंग विश किया था संग्राम ने। गुड मॉर्निंग संग्राम। चलिए ठीक है। तो हमने अब तक देख लिया है। अगेन एक जो क्रिकेट के लवर्स है उनके लिए एक चीज बता देता हूं मैं कि मुंबई इंडियंस कितने टाइटल जीती है। 5। याद रख, वैसे ये वाला क्वेश्चन नहीं आ सकता बट फिर भी मैं एक बता देता हूं कि उन्होंने 5 टाइटल कब जीता है। याद रखना, हद से ज्यादा आसान है। 2013, 15, 17, 19 और 20। दो दो प्लस करना है। 15, 17। ठीक है, ये सारी चीज आपकी 2013, 15, 17, 19, 20। पहली बार सीएसके ने कब जीता था? 2010 में। ठीक है, आपको ये चीज याद रखनी है। अगेन मैं, अच्छा हाँ, एक सबसे बड़ी चीज भूल गया। आईपीएल को इस बार स्पॉन्सर किसने किया है? टाटा ने। टाटा आईपीएल आप देखे ही होंगे। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, जो टीम जीतेगी उसको कितना करोड़ का प्राइज मिला? 20 करोड़। जो टीम रनर अप है 12.5 करोड़। ऑरेंज कैप किसको मिला? विराट कोहली को। और पर्पल कैप हर्षल पटेल को। एक चीज जो हिडन है, ऑरेंज कैप जिसको मिलता है उसको एडिशनल 10 लाख रुपीस का क्या मिलता है बेटा? अवार्ड मिलता है। ये चीज ना हिडन होती है कई बार, आप ये याद रखिएगा। 10 लाख रुपए उसको क्या मिलेगा? अच्छा, यहाँ पर क्रिकेट के बहुत सारे प्रेमी लग रहे हैं। सबको क्रिकेट देखना पसंद है, किसको किसको नहीं पसंद? अच्छा, चलो कोई इशू नहीं है। अच्छा, क्रिकेट किसका नेशनल स्पोर्ट है? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और जमाइका। ये लोग बारबाडोस, ऐसे मल्टीपल कंट्रीज है। आई थिंक जमाइका नहीं है, इट्स बारबाडोस। 3 मैंने कंट्रीज बता दी। ठीक है, और क्रिकेट का पहला मैच खेला गया था 1877 में। ये रिसेंट की एमटीएस 2019 का क्वेश्चन है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मैं करंट्स के अलावा फोकस क्या करता हूं? बैकग्राउंड पे। आपकी ये सिर्फ करंट अफेयर की क्लास नहीं चल रही है, उसके साथ साथ क्या चल रहा है? स्टैटिक जीके। एक बार अगर आप मेरा करंट अफेयर का क्लास देख रहे हो, इसके साथ साथ आपका जीके ड्रास्टिकली इंप्रूव होगा। ठीक है, अभी हम क्या देख रहे हैं बेटा? इंडिया का फर्स्ट अर्बन रोपवे। इसीलिए, और ये कहां पर खोला गया बेटा? वाराणसी में। इंडिया का फर्स्ट अर्बन रोपवे। अच्छा है, मैंने ना जून में अभी जो सिलेक्ट की है, बहुत ही ज्यादा जल्दी से मैंने नोट्स बनाई है, इसलिए आपको हो सकता है कि इसमें कुछ ना मई की भी न्यूज है। मोस्टली मई और जून की स्टार्टिंग की न्यूज है। नेक्स्ट टाइम मैं एकदम बर्निंग इश्यूज जो आसपास चल रहे हैं वो लेके आऊंगा। इसीलिए वाराणसी को अभी क्या कहा जा रहा है? फर्स्ट रोपवे सिटी ऑफ इंडिया। ये चीज समझ में आ रहा है? इंडिया को इसको क्या कहा जा रहा है? फर्स्ट रोपवे सिटी ऑफ इंडिया। अभी रिसेंट में जो भी सिटी न्यूज में चल रही है, फर्स्ट फर्स्ट वाली जैसे बता देता हूं। फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ इंडिया लिख लीजिए, सांची। फर्स्ट सोलर सिटी यूपी की लिख लीजिए, अयोध्या। फर्स्ट म्यूजिकल सिटी लिख लीजिए, ग्वालियर। ये, और हाँ, एक और चीज चल रही है, ये लखनऊ ऑप्शन में आ चुका है। फर्स्ट एआई सिटी ऑफ इंडिया। फर्स्ट एआई सिटी, ये पता ही होगा। इंडिया का फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी किसे डिक्लेयर किया गया है? ठीक है, लखनऊ। और मथुरा, मथुरा भी अभी न्यूज में चल रहा है। एनडीए का 2024 का अभी जो एग्जाम हुआ था रिसेंट में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगेन मैं बता रहा हूं, आपको पता है कोई भी रिसेंट की एग्जाम के आप जो भी पीवाईक्यूज आते हैं, वेदर इट कैन बी सीजीएल, सीपीओ, सीडीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल, कोशिश किया करो कि उसमें जो भी जीके पूछा जा रहा है उसको एक बार गो थ्रू करो। हद से ज्यादा आसान होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करना। एग्जाम पता है पेपर में क्वेश्चंस कैसे सेट होते हैं? अगर मान के चलो अभी सीपीओ का पेपर हुआ, सीपीओ के पेपर में एक शिफ्ट में कितने 50 क्वेश्चन जीके के हो गए। मान के चलो जो भी XYZ उनकी 10 शिफ्ट हुई, मतलब आपको कितने क्वेश्चंस मिल गए? 500। 500 में मान के चलते हैं वर्स्ट केस में भी आपको 200 पता होगा, मतलब 300 एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको मिल चुका है। देयर इज अ हाईली पॉसिबिलिटी कि ये 300 में से कम 2 क्वेश्चन आपको अगले अपकमिंग एग्जाम में सीजीएल में देखने को मिल जाएंगे। ये होती है बेटा स्मार्ट अप्रोच। ऐसे से मैंने आपको बताया है, पूरी एग्जाम क्रैक की है। क्योंकि आपका सिलेबस इतना वास्ट हो जाता है कि सब चीज कवर करना पॉसिबल ही नहीं। तो आपको स्मार्ट अप्रोच मैंने बता दिया है। अब मथुरा का एनडीए 2024 में क्वेश्चन क्या था? इंडिया की फर्स्ट सैनिक स्कूल गर्ल्स की मथुरा में बनाई गई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये एनडीए का क्वेश्चन था अभी रिसेंट का। और मैंने फर्स्ट फर्स्ट जितना भी सिटी से रिलेटेड है थोड़ा बहुत दे दिया है। अगेन एक चीज मैंने भूल गया, वर्ल्ड की फर्स्ट वर्टिकल सिटी। ठीक है, ये वर्ल्ड की फर्स्ट वर्टिकल सिटी है। वर्टिकल मतलब आपको पता है, यानी हम नॉर्मली सिटी ऐसी होती है हॉरिजॉन्टल जमीन पे, इन लोगों ने पूरी की पूरी वर्टिकल सिटी बना दी। ये कौन सा है? आपने मूवीज में देखा होगा कि सिटीज ऐसी वर्टिकली होती है, और ये किसने बनाया बेटा? सऊदी अरब ने।
और आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ये वर्टिकल सिटी का नाम क्या है, इसका नाम हो जाएगा द लाइन, द लाइन। अच्छा, ये रोप वे आपने देखा है? रोप वे, ओके, ये देखा है ना? हाँ बेटा, एक और चीज याद रखनी है, एक दिन में ये जो वाराणसी में रोप वे बनाया गया है वो कितने लोगों को हैंडल करेगा? अब देखो, ये माना गया है 96,000 लोगों की कैपेसिटी को वो हैंडल करेगा एक दिन में, ऐसा अनुमानित लगाया गया है। और ये रोप वे बनाने में हमने किसकी मदद ली है? स्विट्जरलैंड, ठीक है, क्योंकि इतने ज्यादा लोगों को हैंडल करना था, सारी चीज करनी थी, तो हमने स्विट्जरलैंड की मदद ली। नेक्स्ट कर ले, थोड़ा सा जल्दी करेंगे। अच्छा, 2 घंटे से ज्यादा, सवा 2 घंटा 2.5 घंटा हो जाएगा, चलेगा ना? वैसे भी आज फर्स्ट डे, ओके। देखो, एंटार्क्टिक ट्रीटी मीटिंग इस साल कहां की गई है? केरला। केरला में कहां की है? की गई है कोची। अब एंटार्क्टिक ट्रीटी मीटिंग क्या है? एंटार्क्टिक ट्रीटी बेटा हुआ था 1959 के आसपास, आई थिंक इट इज 59 और 61, ये मैं बाद में चेक करके बता दूंगा। ईयर पे अभी मत अभी फोकस कीजिए, मेन बात क्या है, एंटार्क्टिक ट्रीटी जब भी हुई थी उस टाइम पे मोटिव क्या है ये ट्रीटी का, कि एंटार्क्टिक जो जोन है, ओके बेटा, स्नेहल, आई थिंक स्नेहल का एक क्वेश्चन है कि यूपी का मैंने फर्स्ट क्या बताया? बेटा यूपी में हमने अभी लखनऊ देखा था, लखनऊ का यानी इंडिया का फर्स्ट जो एआई सिटी है जो कि है लखनऊ, मैंने ये बताया है। और मथुरा के बारे में मैंने बताया था कि मथुरा में भारत का पहला गर्ल्स का सैनिक स्कूल खोला गया था, ओके। आई होप मैं क्लियर कर लिया हूं। अभी मैं फिलहाल यहां बता रहा था एंटार्क्टिक ट्रीटी को, एंटार्क्टिक ट्रीटी कब साइन की गई थी बेटा? 19 अर्ली 60s और 59, ठीक है। इसका मेन मोटिव क्या था? आपने देखा है कई बार अटैक किए जाते हैं, बम वम फोड़ दिया जाता है, वर्ल्ड वॉर सबको पता होगा, उस पर कौन सा न्यूक्लियर अटैक हुआ था? तो एंटार्क्टिक को न्यूक्लियर फ्री जोन, न्यूक्लियर फ्री जोन रखना है। और एंटार्क्टिक एक कॉन्टिनेंट है जिसके ऊपर कोई भी अपना सोवरेनिटी स्टेब्लिश नहीं करेगा, यानी वो किसी की टेरिटरी है ही नहीं, वहां कोई नहीं रहता, आपको पता होगा। तो ये इसका मेन मोटिव था, उसको कौन सा जोन फ्री रखना है? न्यूक्लियर फ्री जोन रखना है, मतलब वहां पर कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह नहीं करेगा। ये चीज समझ में आ रही है? इंडिया ने अब तक कितने बार न्यूक्लियर टेस्ट किए? 2 बार, ठीक है। फिलहाल ये चीज क्लियर हो गई। इस साल मीटिंग कहां हुई? केरला के कोची में। और मैंने अगेन बोला है, एसएससी के हिसाब से फोकस किस में करना है? डिजिट्स पे। कौन से नंबर का एडिशन है? 46 नंबर का एडिशन है, मोर देन इनफ होगा इतना। अब मैं केरला का जो कोची बता रहा था इसको डिस्कस कर लेते हैं। सीजीएल के एग्जाम में एक बार कोची के ऊपर क्वेश्चन आया था कि इसका निकनेम के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। कोची को बेटा कहा जाता है क्वीन ऑफ अरेबियन सी, क्वीन ऑफ अरेबियन सी। केरला के अंदर एक और जगह है कोल्लम, क्या पता नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन यही पूछ ले। प्रिंस ऑफ अरेबियन सी, प्रिंस ऑफ अरेबियन सी। मैंने दोनों चीज आपको क्लियर कर दी निकनेम के लिए, ठीक है। और तमिलनाडु इस बार पता है न्यूज में क्यों चल रहा है? खेलो इंडिया यूथ गेम एडिशन कहां हुआ था? चेन्नई, ठीक है। इस चीज के लिए वो न्यूज में चल रहा था। आसाम भी तो न्यूज में चल रहा है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम इस साल 2024 में कहां हुआ था? आसाम में। रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग बेटा आई होप सबको आवाज क्लियर होगा। एक बार आप कंफर्म कर लेंगे कि मेरी आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबने लिख लिया है, पीछे करने की जरूरत नहीं है। चलो आगे देख लेते हैं। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 किसने होस्ट किया है? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान के अंदर कहां? ताशकेंट। मैंने बोला कि कुछ चीजें ना मैं यहीं के यहीं याद करा दूंगा। अब देखो, रेसलिंग चैंपियनशिप में हम क्या करेंगे? रेसलिंग ही करेंगे, नॉर्मल सी बात है, लड़ाई करेंगे। इंडिया का फर्स्ट पीएम, एक बार क्वेश्चन देखो एसएससी का ही है, इंडिया का फर्स्ट पीएम जो फॉरेन में जाके जिसकी डेथ हुई, ये सब लोग जानते होंगे, इस पे मूवी बनी है ताशकंद फाइल्स। हमारे इंडिया के सेकंड पीएम कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। वो ताशकंद में ही, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। उनकी डेथ कहां हुई थी? ताशकंद के अंदर। ताशकंद फाइल्स आप लोग देखिएगा, मिस्टीरियस डेथ थी, अलग अलग थीरीज है। कई लोगों का मानना था कि ये बेटा मर्डर है, और कुछ लोगों का मानना है कि इनका क्या हुआ था? नेचुरल डेथ हुई थी। अभी आप आज कल हुआ नहीं है, अब इनके बहुत सारे हो चुके हैं। तो मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, रेसलिंग यानी लड़ना। अब हम कहां जाके लड़ेंगे अगर हमको मौका मिले? तो जहां हमारे प्रधानमंत्री की डेथ हुई थी। अगर आप ये फैक्चुअल डेटा याद रखने में सक्षम रहते हैं तो आपका ये क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएगा, ठीक है। इस बार कहां होस्ट हुआ था? अच्छा, सिंगापुर अभी न्यूज में पता है क्यों चल रहा है? इन्होंने अभी इंडिया में वर्किंग वीक पता है कितना है? 5+2 का है।
मतलब आप कॉर्पोरेट फील्ड में देखोगे वीक में कितने दिन काम करना पड़ता है उनको, 5 दिन, 2 दिन की छुट्टी मिलती है। ये पूरे एशिया का फर्स्ट कंट्री बना है जिसने वर्किंग वीक 4 डेज, यानी उनको क्या है +3, 3 दिन का हॉलीडे उन्होंने डिक्लेयर किया है। सिंगापुर अभी न्यूज में इसलिए चल रहा था, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया मैं आगे डिस्कस करूंगा, और ऑस्ट्रेलिया का क्वेश्चन है इतना ही अभी, यहाँ फिलहाल वन लाइनर क्वेश्चन फैक्ट था। आगे बढ़ जाते हैं। लिखा है हु बिकेम द ओल्डेस्ट इंडियन वुमन, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट, अगेन मैं बोल रहा हूं ये है आज का न्यूज ऑफ द डे, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज अब तक की मैं जो डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। आज की ज्योति आत्रे आंटी जी 54 इयर्स के हैं, कहां से है, भोपाल। ये क्वेश्चन आते हैं एसएससी को ना, सीधा क्वेश्चन पूछने की आदत नहीं, लोकेशंस पे ट्रेस करेगा। आंटी कहां से थी, ज्योति आत्रे, इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट वुमन है जिन्होंने क्या किया है, माउंट एवरेस्ट में उन्होंने स्केल किया। स्केल करना मतलब मैं अगेन बोल रहा हूं, स्केल मतलब नापा नहीं है उन लोगों ने, यहां आप लिख सकते हो माउंट एवरेस्ट को उन्होंने क्या किया, क्लाइम किया है, ठीक है। हालांकि इन्होंने पता है 56 डेज में, आई थिंक 56 या 57 डेज में उन्होंने माउंटेन में उन्होंने चढ़ा। और एक और चीज याद रखना, वो जब माउंट एवरेस्ट क्लाइम कर रहे थे उनको टोटल 56 डेज लगा है। एवरेज डेज कितने लगते हैं माउंट एवरेस्ट को चढ़ने में, 66 डेज। अब आप सोचोगे 10 दिन पहले कैसे पहुंच गई। ऑन एन एवरेज 64 से 66 दिन माउंट एवरेस्ट को चढ़ने में लगता है। इन्होंने ना बेटा 8,200 मीटर तक ही चढ़ा, और माउंट एवरेस्ट कितना है, 8,848 मीटर्स का है। ये फैक्चुअल डेटा आप लिख लीजिए कि माउंट एवरेस्ट की हाइट क्या है, 8,848। मतलब इन्होंने आधा माउंट एवरेस्ट ना 600 मीटर कम चढ़ा, इसलिए उनको लगभग कम दिन लगा है। अच्छा, माउंट एवरेस्ट चढ़ना बिल्कुल आसान बात नहीं होती, ऑक्सीजन की आपको वहां पर कमी पड़ने लगती है जितने हाइट में आप जाएंगे। अब इसमें थोड़ा, अच्छा हाँ, बिछेंद्री पाल, ये सेकंड फैक्ट आ गया। ये फर्स्ट इंडियन है, ठीक है, फर्स्ट इंडियन वुमन जो माउंट एवरेस्ट चढ़ी, ठीक है, बिछेंद्री पाल, फर्स्ट इंडियन वुमन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे क्लाइम किया था। और जुंको ताबई वर्ल्ड की फर्स्ट वुमन है जो माउंट एवरेस्ट पे स्केल किया था जिन्होंने। और ये कहां से है, जुंको ताबोई, जापान। एक और चीज, माउंट एवरेस्ट पे इस बार आने के हाईली चांसेस है, क्योंकि पता है इंडिया की इसी साल की न्यूज है, सबसे ओल्डेस्ट वुमन जो कि आंसर क्या है, आंसर ज्योति आत्रे, जो कि इस साल उन्होंने माउंट एवरेस्ट को स्केल किया। और इसी साल की न्यूज है इंडिया की सबसे यंगेस्ट गर्ल, उन्होंने भी स्केल किया है, वो मुंबई की ही है, ठीक है, 16 ईयर ओल्ड, ठीक है, उन्होंने भी स्केल किया है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं माउंट एवरेस्ट 2 बार न्यूज में आया है। तो एक काम करते हैं, ये सबने लिख लिया है, इसको मैं इरेज करूं थोड़ा, एक फ्रेश चीज बना के मैं एक चीज बताता हूं, ठीक है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट के ऊपर थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। माउंट एवरेस्ट का नाम माउंट एवरेस्ट कैसे पड़ा, किसके नाम पर है, जॉर्ज एवरेस्ट के। ये ना बेटा, आप लिटरली बोल रहा हूं, कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि माउंट एवरेस्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है, जॉर्ज एवरेस्ट, जो कि जियोलॉजिस्ट थे, ब्रिटिशर था ये, ब्रिटिशर थे ये, ओके। दूसरी चीज हमको माउंट एवरेस्ट के बारे में क्या रखनी है कि माउंट एवरेस्ट डे कब मनाया, माउंट एवरेस्ट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 29 मई। मैंने कहा है कुछ चीजें मैं या तो आपको ट्रिक दूंगा या तो आपको रीजन दूंगा। माउंट एवरेस्ट डे 29 मई को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि 1953 में पहली बार इसको चढ़ाई की गई थी इस पे। और वो पहला पर्सन कौन था, फर्स्ट पर्सन जिसने माउंट एवरेस्ट चढ़ा, सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे, तेंजिंग नॉर्गे। ये हो गया फैक्चुअल डेटा। एक और चीज जो टफ क्वेश्चन हो सकता है, माउंट एवरेस्ट का नेपाल में नाम क्या है, दैट्स इट, इतना कर लो, सागर माथा, सागर माथा, ठीक है बेटा। हाँ, सर एडमंड हिलारी अलग है, तेंजिंग नॉर्गे अलग है। साथ में उन्होंने दोनों ने 1953 में ही माउंट एवरेस्ट की स्केल किया था, माउंट एवरेस्ट में 1953 में। और हाँ, माउंट एवरेस्ट कहां पर है, नेपाल के अंदर है। माउंट एवरेस्ट का नेपाल में नाम क्या है, सागर माथा, अभी मैंने बताया सागर माथा। ये भी एसएससी ने एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। अच्छा, मोस्टली पता है ये सारी चीजें ना, मैं मोस्टली जो बताऊंगा, जो मैं बताता हूं ना, वो क्वेश्चन मेरे फंसते हैं एग्जाम में। रीजन क्या है, मैं बिलीव करता हूं पीवाईक्यूज में। मेरे को जितना भी मोस्टली नॉलेज रहता है ना, पीवाईक्यूज मार मार के जब मैं एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहा था, तब मैंने एटलीस्ट, मैं मिनिमम क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, 40,000
40,000 क्वेश्चंस को मैंने गो थ्रू किया है। अगर उन 40,000 यानी 4 बुक मैंने 10,000 की पूरी फट डाली थी पढ़ के, उसको भी मैंने 4 बार घुमाया था। अगर लिमिटेड अगर वे भी देखा जाए तो मैंने एक बुक में चूज करके बहुत लिमिटेड क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे तो 5 से 6,000, तो ऑन एन एवरेज तो भी मैंने 24 से 25,000 क्वेश्चन गो थ्रू की है 4 से 5 बार अपने लाइफ स्पैन में। तो मेरे ना क्वेश्चन बहुत फंसते हैं। अगर मैं कोई चीज लिखा रहा हूं तो वो मान के चलिए कि पहले एग्जाम में पूछा गया है, तो आगे आने की पॉसिबिलिटीज उसकी होती है। माउंट एवरेस्ट में देखना इस बार हो सकता है चांसेस आगे जाके एसएससी में भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। हालांकि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं है। अगेन मैंने बोला मेरी आदत है पीवाईक्यू सॉल्व करने की, ये एक एग्जाम का क्वेश्चन है, रिसेंट में पूछा था। जब मैं ये क्वेश्चन पढ़ रहा था मुझे भी शौक हुआ ये कैसा क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया था किसी एग्जाम में हाल फिलहाल, ये शायद एमपीपीएससी, अभी रिसेंट में मैं एक चीज देख रहा था वहां का ये क्वेश्चन था कि फर्स्ट नॉन यूरोपियन जिसको नोबेल प्राइज मिला। नोबेल प्राइज को सब जानते हैं, ठीक है। और नोबेल प्राइज अगेन सबसे कॉमन अवार्ड है जो हर साल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अवार्ड्स के ऊपर एक क्वेश्चन आता है। तो नोबेल प्राइज का छोटा सा पहले बैकग्राउंड बताता हूं। नोबेल प्राइज 1901 में स्टैब्लिश हुआ था और नोबेल प्राइज का नाम अल्फ्रेड नोबेल के कारण पड़ा है, ठीक है। फिलहाल इसका क्वेश्चन का आंसर अब बता देते हैं, ज्यादा डीप में इसको अभी फिलहाल में नहीं जाते क्योंकि अभी ये करंट अफेयर नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, ये फर्स्ट नॉन यूरोपियन थे। जब मैंने क्वेश्चन देखा मुझे लगा क्वेश्चन गलत है, मैं गूगल किया, अगेन ये क्वेश्चन का आंसर सही था, ठीक है। और रविंद्रनाथ टैगोर को ये सब लोग लिख लो कब मिला था नोबेल प्राइज, 1913। कौन सी बुक के लिए मिला था, गीतांजलि, ठीक है। और इनकी एक बुक के ऊपर अभी रिसेंट में एक क्वेश्चन पूछा गया था, एसएससी बुक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछता है आपको पता होगा, ठीक है। इनकी एक बुक के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, द पोस्ट ऑफिस, ये भी लिख लीजिए, सब लोग लिखेंगे, ठीक है, ये चीज मिस मत करिएगा। द पोस्ट ऑफिस उनकी बुक का नाम है। नेक्स्ट, ठीक है, यूईएफए चैंपियनशिप 2024 होस्टेड बाय, ठीक है, होस्टेड बाय जर्मनी। और किस प्लेयर को डिक्लेयर किया गया है प्लेयर ऑफ द सीजन, इसका आंसर होगा बेटा विनिसियस जूनियर। किस टीम का है, रियल मैड्रिड। कौन सी टीम का है, रियल मैड्रिड टीम का है, ठीक है। यूईएफए का फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, ये आप लोग याद रखिएगा। और रिकॉर्ड है इस साल, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है इस टीम द्वारा। रियल मैड्रिड ने ये 15th अपना टाइटल जीता है और अब तक का सबसे ज्यादा टाइटल जीतने का ये रिकॉर्ड बन चुका है, तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, तो आप लोग ये याद रखिएगा। अच्छा, पता है यूईएफए स्पोर्ट्स का आफ्टर फीफा वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लीग मानी जाती है, तो आप लोग ये अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। और फुटबॉल के बारे में और क्या डिस्कस कर सकते हैं, थोड़ा सा एक स्टैटिक जीके बता देता हूं। फुटबॉल किसका नेशनल स्पोर्ट्स है, ठीक है, तो आप ये याद रख सकते हैं फ्रांस का है, ठीक है, किसका है, और फ्रांस के साथ साथ पोलैंड का भी है। ये दो चीजें याद रखिएगा किसका नेशनल स्पोर्ट्स है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड इस साल किसको दिया गया था 2023 में। ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर विराट कोहली था। T20 प्लेयर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव, ठीक है। और आईसीसी 1909 में स्टेब्लिश हुआ था। अभी आईसीसी का वर्ल्ड कप 2023 में हुआ है, इसलिए बैकग्राउंड में आप लोग केवल ये एक चीज याद रखो कि आईसीसी को कब स्टेब्लिश किया गया। 2023 में कौन जीता था वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मोस्ट सक्सेसफुल टीम कौन है, ऑस्ट्रेलिया। एक और चीज बताऊं, अंडर 19 वर्ल्ड कप भी हुआ 2023 में ही, और अंडर 19 वर्ल्ड कप भी ऑस्ट्रेलिया जीत गया। रनर अप फिर से इंडिया आ गया। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं वर्ल्ड कप के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या पता क्वेश्चन ये पूछ ले कि क्रिकेट वर्ल्ड कप पहली बार कब हुआ था, 1975, ये मेल्स का है। फीमेल्स का 2 साल पहले हुआ था 1973 में वुमेन्स का वर्ल्ड कप हुआ, और ये मेंस का, हम 2 साल लेट हो गए, ठीक है। हो गया बेटा, थोड़ा सा रुकना नहीं है अभी, आगे बढ़े। बेटा ये कौन है, मेरे को ये आपकी लैंग्वेज संजीवनी, आई डोंट नो आप क्या लिख रहे हैं, एक बार अगर क्लियर लिखेंगे तो मैं आपको आंसर कर पाऊंगा। चलो ठीक है, ये क्लियर हो गया है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा स्पीड सही है या थोड़ा स्पीड बढ़ाऊं मैं, अच्छा स्पीड, अच्छा स्पीड, अच्छा स्पीड ज्यादा है। अच्छा ये दिक्कत होती है लोगों को कि मैं स्पीड में बढ़ता हूँ, मुझे लगा मैं बहुत स्लो कर रहा हूँ, आज ना मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, वहां पर मैं बहुत तेज पढ़ाता हूँ। चलो ठीक है, और स्लो करूं, फैक्ट्स थोड़े कम डिस्कस करूं, चलो ठीक है फैक्ट सही है, चलो ठीक है। अभी हम क्या देख रहे हैं बेटा, हाँ ये है पॉलिटी का पार्ट, एंड पॉलिटी इज माय फेवरेट।
एक भी क्वेश्चन, अच्छा डंके की चोट पे बोलता हूँ, एक बार अगर मैंने पॉलिटी पढ़ा दिया, अगर पॉलिटी से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, इट्स माय बॉन्ड पेपर पे साइन करके दे सकता हूँ कि मेरी नोट्स के बाहर का क्वेश्चन ही नहीं जाएगा। एम लक्ष्मीकांत को माना जाता है द बाइबल ऑफ पॉलिटी। 70 बार मैंने पढ़ के फट डाला, उसके बाद मैंने अपनी नोट्स निकाली और उसको भी 100 बार पढ़ लिया, यानी सारी चीजें मेरी यहाँ स्टोर है। तो पॉलिटी में मेरा कोई तोड़ ही नहीं है, ठीक है। अभी फिलहाल अभी देख लेते हैं एनएचआरसी क्या होता है। पहले इसका फुल फॉर्म बताऊंगा, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, सब लोग जानते हैं। अभी इनकी फर्स्ट, अच्छा यहाँ पर ये विद्या भूषण, ये एक आंटी है जिनको क्या बनाया गया है बेटा, उसकी एक्टिंग चेयरमैन बनाया गया। याद रखना, चेयरमैन और एक्टिंग चेयरमैन में फर्क होता है। एक्टिंग मींस उनको टेम्पररी पीरियड के लिए अपॉइंट किया गया है, ये फर्क होता है, ठीक है। एक्टिंग का मतलब टेम्पररी पीरियड के लिए। अब बात कर लेते हैं एनएचआरसी की, ये बैकग्राउंड्स ये इंपॉर्टेंट है, ओके। 1993 में इसको बेटा एस्टेब्लिश किया गया था। एनएचआरसी में आप लोग ये याद रखिएगा था कि चेयरमैन का क्राइटेरिया क्या है, किसे चेयरमैन बनाया जाएगा। तो वो सुप्रीम कोर्ट के या तो जज होने चाहिए या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट के हेड को कहा जाता है। सीजेआई कौन होता है बेटा, सुप्रीम कोर्ट का हेड होता है। अब बात सुप्रीम कोर्ट की हम कर ही रहे हैं तो थोड़ा सुप्रीम कोर्ट का बैकग्राउंड भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यही मैं बता देता हूं, सुप्रीम कोर्ट को 28 जनवरी 1950 में स्टैब्लिश किया गया था। कब स्टैब्लिश किया गया था, 28 जनवरी 1950 में। सुप्रीम कोर्ट का बेंच कहां है, दिल्ली में, ये याद रखिएगा। बेंच मतलब इनकी एक ही अभी सिटिंग बेंच है, उनका कोई ब्रांच नहीं है, सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट भारत में है और जो कि कहां है, दिल्ली में है। अब आपको ये याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की स्ट्रेंथ क्या होती है, वो होती है बेटा 33, ये मैक्सिमम जजेस की स्ट्रेंथ है, और +1 इसमें होता है सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो आप ऐसे बोल सकते हो 33 + 1। सुप्रीम कोर्ट क्लियर हो चुका है। एक और चीज आपको याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट बिफोर इंडिपेंडेंस हमारा जो रिलीज हुआ था वो हुआ था बेटा 1773 में। बस ये एक छोटा सा फैक्ट याद रखिए, क्योंकि ये एसएससी सीजीएल के रिसेंट का क्वेश्चन है 2019 में। आपको पता है ये वाला क्वेश्चन, अगेन मैं बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, ये वाली चीजें फैक्ट्स मिस मत करिएगा। हाँ हाँ, यहां पर पहली बार सुप्रीम कोर्ट बिफोर इंडिपेंडेंस एस्टेब्लिश किया गया था। अंडर विच एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। चलो ठीक है, स्पीड मैं अभी स्लो कर लिया है, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं। स्लो कर दीजिए, और यहाँ पे लोग जो वेटिंग में आते हैं उसको थोड़ा ध्यान दे दिया जी 2-3 लेफ्ट हो जाते हैं तो आते रहते हैं, बस इधर की स्क्रीन देखते रहिए। जी 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 मैं उसको और ब्रॉड कर देता हूँ, वेटिंग लिस्ट पार्टिसिपेंट करके दिखा होगा वो। हाँ, और यहाँ पर आएगा और उसको बस क्लिक कर देना। क्लिक करना है, हाँ एडमिट कर देना। जी जी जी, ओके ओके कोई भी अगर आता है वेटिंग लिस्ट तो ऊपर जी दिखाता है, एडमिट पे क्लिक कर देना। जी जी जी, ओके सर। तो चलो ठीक है, जिसको लग रहा है स्पीड ज्यादा हो रही थी, अभी मैंने स्लो कर दिया है, और मैंने अपनी बोलने की भी स्पीड स्लो कर दिया है, ठीक है बेटा। चलिए, ये चीज सबकी क्लियर हुई। अब आपको क्या याद रखना है, एक और फैक्ट बता देता हूं कि भारत का पहला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन था, हीरालाल कानिया। आप लोग ये भूलिएगा मत। अब मैं इसके ट्रिक भी बताता हूं कि कैसे याद रहेगा। बेटा सुप्रीम कोर्ट हियरिंग देता है, ये पता है, सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में जाना है। हियरिंग मतलब सुनना, सुनते कहां से है, कान से, कानिया आ गया, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही याद रख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट का पहला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन था। सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैं फिर से 1 घंटे लगातार बोल सकता हूं, लेकिन मुद्दा क्या है, हम करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं, हम वो बाद में, हर बार मैं अपने फैक्ट्स शिफ्ट करूंगा, एंड इट्स माय गारंटी कि मैं सारे फैक्ट्स रटवा दूंगा। आपको रटने की जरूरत नहीं, स्पून फीडिंग हो जाएगी, हर बार इतने बार ये सारी चीजें बार बार पूछ पूछ के ही याद हो जाएगा। अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सबका लिख के हो गया, और स्पीड सही है, ठीक है बेटा। चलिए, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ मेक्सिको। अच्छा आपने नोटिस किया मैं मोस्टली फर्स्ट ही लाया हूं, क्योंकि बेटा कोई भी चीज फर्स्ट होती है मतलब वो इंपॉर्टेंट होती है। तो मोस्टली मैं क्वेश्चन ना हैंड पिक ऐसे ही करता हूं जो इंपॉर्टेंट है। अगर मैं 100 क्वेश्चन पढ़ता हूं तो उसमें से सिर्फ 30 या 40 पिक करूंगा, ठीक है। अच्छा एक और चीज, ओके, इसका आंसर फिलहाल होगा क्लॉडिया, ठीक है। शिनबॉम है वैसे वो, क्लॉडिया शिनबॉम। अब ये फर्स्ट फीमेल है, ठीक है, मेक्सिको का, तो ये याद रखिएगा। अब ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। मारिया एस्टेला क्या है, ये वर्ल्ड की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है। क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि वर्ल्ड की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट का नाम क्या है, तो आपके सामने है मारिया एस्टेला रजाबेल कहा जाता है इन्हें। कौन से देश की थी, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना।
ठीक है, अर्जेंटीना, ये आपको याद रखना है। मार्गरेट थैचर, अगेन ये एसएससी का ही क्वेश्चन है, मैं वही बोलता हूँ, ऑप्शन ना मैं बहुत चुन चुन के कोशिश करता हूँ, ये मेरे सेल्फ मेड अपने हाथ से बनाया है मैंने। ठीक है, मार्गरेट थैचर एक बार एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। ये इंग्लैंड की फर्स्ट फीमेल पीएम है, फर्स्ट फीमेल पीएम, कहां की? इंग्लैंड की। अब आप लूसेंट पढ़ेंगे ना, लूसेंट में दुनिया की पहली फीमेल पीएम दी है, ये शायद नहीं दी है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूं बुक के बाहर के क्वेश्चंस कैसे आएंगे, ऐसे आएंगे। अब यहां पर दिया है बेनजीर भुट्टो, ये पाकिस्तान की फर्स्ट फीमेल पीएम। और आपको पता है एक और चीज मैं एसएससी के बारे में खासियत बताता हूं, एसएससी की आदत है हमारे पड़ोसी देश के ऊपर क्वेश्चन पूछने की, चाहे वो पाकिस्तान हो, नेपाल हो, अफगानिस्तान हो, हमारे टोटल कितने 7 हमारे पड़ोसी देश हैं। तो आपको ये पड़ोसी देशों के बारे में, अभी रिसेंट में पाकिस्तान के ऊपर एक एमटीएस में क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि पाकिस्तान का, आई थिंक उन्होंने नेशनल ड्रिंक पूछा था, नेशनल ड्रिंक या नेशनल वेजिटेबल पूछा था, इसी पे एक क्वेश्चन था। नेशनल वेजिटेबल क्या है? ओकरा, ओकरा सबको पता है, लेडीज फिंगर, भिंडी, भिंडी, भिंडी को ओकरा सिनोनिम है, लेडीज फिंगर। इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको, अगर एसएससी की करेंगे ना तो आपको पड़ोसी देश का नेशनल इंपॉर्टेंस जितनी भी चीजें है, अगर नेशनल ड्रिंक पूछेगा, एडमिट डन, वेटिंग रूम का थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जी जी जी। और अभी स्पीड बेटा, अगर आप लोग जो ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर स्पीड चल रही होगी तो आप फिर से बता सकते हैं, ठीक है, मैं और स्लो हो जाऊंगा। कहाँ पाकिस्तान की फर्स्ट फीमेल, वो पीएम, दोनों हमने अभी पीएम डिस्कस किया है, ओके। और वर्ल्ड की फर्स्ट फीमेल पीएम का नाम है बेटा भंडार नायके, भंडार नायके, ये वर्ल्ड की फर्स्ट फीमेल पीएम है, और कहां की थी? श्रीलंका की थी, भंडार नायके, सिरिमाओ भंडार नायके इनका पूरा नाम था। और एक और, पूरी दुनिया की किस देश की पहली फीमेल पीएम थी? श्रीलंका की थी, उनका नाम क्या था? सिरिमाओ भंडार नायके। एक और चीज, एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, द वीपिंग विडो किसे कहा जाता है? वीपिंग विडो, अच्छा बेटा ये विडो है, विंडो नहीं होगा, विडो मीन्स विधवा। ठीक है, ये बात बात पे चिल्लाने लगते थे, रोने लगते थे, बहुत इमोशनल थे, इसलिए इन्हें द वीपिंग विडो कहा जाता है। ठीक है, इनका निकनेम भी याद कर लेंगे। एसएससी आपको निकनेम्स के ऊपर क्वेश्चन पूछता है, करेंसीज हो गया, कैपिटल्स हो गया, इन्वेंशंस हो गया, ये कुछ स्टैटिक जीके की, कुछ बर्निंग स्टैटिक जीके है जो आपको पूछा जाता है। वैसे कैपिटल और करेंसी ना 2015 से 18 तक बहुत पूछे जाते थे, अभी उन्होंने फ्रीक्वेंसी बहुत कम कर दी है। अभी पता है एसएससी के बर्निंग टॉपिक्स क्या है? वो है आपके फेस्टिवल्स, डांसेस और उसके एक्सपोनेंट्स, डांसर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछता है। आपको एक एक एसएससी के पेपर में मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन एसएससी से देखने को मिलते हैं। अगर आपको स्टैटिक जीके कहीं से स्ट्रॉन्ग करना है तो आप क्या करना है? फेस्टिवल और डांस फॉर्म्स और डांसर्स जो भी चल रहे हैं। रिसेंट में किसी की भी डांसर की डेथ होती है तो ये मेरी आदत है, पिक करके वहीं पर आपको 5-6 डांसर्स बता दूंगा, प्रिडिक्ट कर दूंगा कि ये क्वेश्चन आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? फर्स्ट वुमन ब्रिगेडियर ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटी। अच्छा माइनॉरिटी आपको पता है ना, अल्पसंख्यक, अल्प, मेरे को हिंदी थोड़ा आता नहीं है, अल्पसंख्यक जिसकी क्वांटिटी यानी पॉपुलेशन में वो कम हो। ठीक है, अच्छा ये माइनॉरिटी कम्युनिटी यानी क्या? ये कौन से कम्युनिटी से बिलोंग करते थे? क्रिश्चियन। और ये याद रखना कि पाकिस्तान में क्रिश्चियन की कितने परसेंट रहते हैं? 1%। हिंदूज कितने हैं? 2%। अगर मैं ना डॉट के बाद नहीं बता रहा हूँ, 2.64%, और ये है 1.47 समथिंग कुछ है। तो मैं ऑन एन एवरेज आपको एक रफ फिगर दे रहा हूँ। अगर वहां अगर पूछा जाए हिंदूज कितने हैं, तो सोच के देखिए, पाकिस्तान में हिंदूज है 2% और भारत में है 18%। फर्क देख रहे हो? पूरे पाकिस्तान की अगर पॉपुलेशन अगर पूछी जाए कितनी है, तो बेटा पूरे पाकिस्तान में टोटल मोमेडियंस होंगे, बहुत हो गया तो 23-24 करोड़, और भारत में 30 करोड़। समझ में आ रहा है? यानी वहां से ज्यादा तो हमारे पास है। और इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, इंडिया धर्म निरपेक्ष कंट्री है, यानी इंडिया ने ना अपना कोई घोषित नहीं किया कि हमारा धर्म ये है, ऑफिशियली तो यही है। अभी जब से मोदी जी आए हैं तो वो बात अलग हो जाती है कि हिंदू 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 ज्यादा हो रहा है, बाकी मैं मोदी को लाइक करता हूँ। ठीक है बेटा, बाकी बहुत अच्छे है वो। चलिए फिलहाल अब ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा इसका मैंने क्या बताया फर्स्ट, हाँ इनका नाम क्या है बेटा? डॉक्टर हेलेन, ये मैरी है। ठीक है, डॉक्टर हेलेन मैरी। और ये ब्रिगेडियर क्या होता है बेटा? 6th हाईएस्ट पोस्ट है आर्मी का, 6th हाईएस्ट पोस्ट। नीचे से अगर लेफ्टिनेंट से अगर आप जाओगे तो नीचे से 6th हाईएस्ट पोस्ट है। ठीक है, 6वें नंबर का। और इन्होंने पिछले 26 साल इन्होंने सर्व किया है आर्मी में। ठीक है, कहां पर? पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान का आपको कैपिटल तो पता ही होगा, इस्लामाबाद।
ठीक है, और ओल्ड कैपिटल था कराची। पुनीता, अच्छा चलो एक काम करते हैं, पुनीता अरोरा कौन है ये डिस्कस कर लेते हैं। ये इंडिया की फर्स्ट फीमेल लेफ्टिनेंट जनरल, आर्मी की फर्स्ट फीमेल लेफ्टिनेंट जनरल। ठीक है, ये डिफेंस की न्यूज है इसीलिए डिफेंस लाया हूं। भावना कांत कौन है, इंडिया की फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट, फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट, ये याद रखना है बेटा, ठीक है। और पद्मा बंदोपाध्याय, ये है एयर, आई थिंक इनका एयरफोर्स में, इन्होंने एयरफोर्स की सेकंड हाईएस्ट पोस्ट होती है समथिंग, एयर एसीएम, एयर चीफ मार्शल, एयर मार्शल, एयर मार्शल। अच्छा एक और चीज बताऊं, नोटिस करिए मैंने क्या बताया, पुनीता अरोरा कौन है, फर्स्ट फीमेल लेफ्टिनेंट जनरल या ल्यूटिनेंट जनरल जिसे कहा जाता है। ये आर्मी की सेकंड हाईएस्ट पोस्ट है, ऊपर से टॉप से, जनरल के नीचे लेफ्टिनेंट जनरल होता है, यानी फीमेल में ना हाईएस्ट पोजीशन सेकंड तक ही उन्होंने अचीव किया है। और आर्मी की, अभी मैंने एयरफोर्स की सेकंड पोजीशन क्या बताया, एयर मार्शल, ठीक है, एएम जिसे कहा जाता है। तो दोनों फीमेल्स क्या है, सेकंड हाईएस्ट पोजीशन तक ही पहुंचा है, आज तक कोई भी फीमेल फर्स्ट पोजीशन तक नहीं पहुंच पाई है। और अगर आपको क्वेश्चन घुमा के पूछा जाए, ये पद्मा अरोरा के ऊपर पता है एसएससी ने क्वेश्चन क्या पूछा था, लूसेंट अगर आप पढ़ोगे तो क्वेश्चन नहीं बना सकते। क्वेश्चन पूछा गया था, पहली भारत की महिला जिसने आर्मी में 3 स्टार रैंक अचीव की है, तो आंसर है पुनीता अरोरा, ये लिख लीजिए, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ जाएंगे। कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं लग रहा है ना, मैं ज्यादा फैक्ट्स नहीं दे रहा हूं ना, पक्का ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। बाकी क्लास ऑनलाइन जो देख रहे हैं बेटा आप बता सकते हैं, ठीक है। हाँ सबका लिख के हो गया है, क्लास की स्पीड सही चल रही है। अच्छा डिफेंस के बारे में आप लोगों को ज्यादा वैसे इतना नहीं होगा, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट वो वाला पार्ट लग सकता है। कोशिश करूंगा मैं पहले तो एनालिसिस करूंगा, और अगली बार से क्वेश्चंस ना ज्यादा से ज्यादा आपको, अगर यहाँ बैंकिंग वाले कितने वाले हाथ खड़ा करेंगे, तो नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूंगा, बैंकिंग के हिसाब से करंट अफेयर एनालिसिस करके मोस्टली बैंकिंग वाला इकोनॉमिक वाला सेक्टर भी ले आऊंगा। लेकिन मुझे इंटीग्रेटेड बैच रखना पड़ेगा बेटा, अगर मुझे स्ट्रेंथ पता चल जाए ना यहाँ पर एसएससी वाले ज्यादा है या बैंकिंग वाले, दोनों का इंटीग्रेटेड रखूंगा कि दोनों के काम आए। ठीक है, हाँ क्या, अच्छा यहाँ डिफेंस वाला कौन है, अच्छा ओके ओके चलो फाइनली आपका बैंकिंग वाले जीएसटी आ चुका है। ठीक है, इस बार ना रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है, बार 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 जीएसटी न्यूज में आ रहे हैं। 2024, इस बार 2024 में पहली बार अप्रैल मंथ का जो जीएसटी का कलेक्शन था वो 2 लाख करोड़ था। कितना था बेटा, ठीक है, 2 लाख करोड़। और जीएसटी लागू किया गया था बेटा 1 जुलाई 2017 में पूरे ऑल ओवर इंडिया में, इसलिए 1 जुलाई को ही क्या मनाया जाता है, जीएसटी डे। ये तो पता होगा, जीएसटी कौन सा है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। याद रखिएगा 2017 से लेके पिछले 7 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी भी मंथ में 2 लाख करोड़ से ज्यादा जीएसटी का कलेक्शन हुआ हो, इसीलिए इस बार जीएसटी आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। इस बार इवन मई का कलेक्शन, जैसे ये न्यूज आप देख रहे होंगे, मई में मैंने बोला है, आई थिंक इन्होंने, हाँ ये मई, अभी हम पढ़ रहे हैं जून, ठीक है, मई में लास्ट 2023 का जो मई का कलेक्शन था जीएसटी का, उस हिसाब से इस बार 10% एक्स्ट्रा कलेक्शन हुआ है, यानी हर महीना हम जीएसटी का कलेक्शन लगातार क्या कर रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। मतलब इंडिया के जो इंडियन गवर्नमेंट है उनको क्या हो रहा है बेटा, फायदा ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब क्या है, मनी फ्लो मार्केट में बहुत अच्छा हो रहा है, लोगों के पास पैसा बहुत है, जितना ज्यादा खर्चा होगा उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी और उतनी ज्यादा तरक्की होगी। पक्का, एक चीज आपको याद रखना है, जीएसटी के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री जिसने जीएसटी इंप्लीमेंट किया वो था फ्रांस। कब किया, 1954 में, ये 54 है, 1954 में। दूसरी चीज, इंडिया पूरे वर्ल्ड का 161st कंट्री है जिसने जीएसटी को इंप्लीमेंट किया। ठीक है, जीएसटी के बारे में और क्या कर सकते हैं हम, हाँ ठीक है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन बताता हूं। विजय केलकर, इसको कोई भूलेगा नहीं, विजय केलकर कमेटी, विजय केलकर कमेटी थी जिसने ये सजेशन दिया था कि भारत में जीएसटी होना चाहिए। ये है आपके एग्जाम का स्टैंडर्ड क्वेश्चन जीएसटी के बारे में, अगर इस साल स्टैटिक में पूछेगा तो। या क्या पता क्वेश्चन पूछ ले कि जीएसटी का फादर कौन है,
अटल बिहारी वाजपेयी। इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वन ऑफ द अर्लीस्ट प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने ये सजेशन दिया था कि इंडिया में क्या होना चाहिए, जीएसटी होना चाहिए। जीएसटी के बारे में और क्या हो सकता है? मैंने अगेन बोला है सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस वाले जो भी बैठे होंगे, एमटीएस तो कोई नहीं दे रहा होगा, बट सीएचएसएल और या सीजीएल वाले, जीएसटी का नंबर पता है ना, इशू होते हैं बिजनेसमैन को, उसमें टोटल 15 डिजिट होते हैं। जीएसटी से रिलेटेड चल रहा है, इसलिए मैं हमेशा बोल रहा हूं, मेरी एसएससी की आदत थी, मैं खुद एक एक्सपीरियंस रह चुका हूं एसएससी का, इसलिए मैं डिजिट पे ज्यादा फोकस करता हूं। ठीक है, तो एसएससी के कितने डिजिट्स होते हैं जीएसटी नंबर में? 15 डिजिट होते हैं। दूसरी चीज, जीएसटी के टोटल कितने स्लैब हैं? टोटल कितने स्लैब हैं? 4। आपको पता होगा, 5%, 12%, 18% और 28%। ये टोटल 4 स्लैब होते हैं, ये भी चीज याद रखना है। और क्या जीएसटी के बारे में हो सकता है? एक लास्ट चीज जीएसटी के बारे में बता देता हूं कि जीएसटी काउंसिल पता है, ये है आपका करंट अफेयर का न्यूज, बहुत सुपर स्टैंडर्ड हो गया, यहां लिख रहा हूं, ठीक है, जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल में टोटल कितने मेंबर होते हैं? 33। और जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन कौन होता है? फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर। अगली बार से ये जो इतना स्कैटर्ड लिख रहा हूं ना, धीरे धीरे सीधा सीधा लिखूंगा। अभी मेरी बेटा स्मार्ट बोर्ड की आदत नहीं है ज्यादा, वैसे उधर स्मार्ट बोर्ड है लेकिन मैं डिक्टेट करके ही पढ़ा देता हूँ, ठीक है। फिलहाल ये सारी चीजें अच्छे से लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। स्पीड अगेन, अच्छा अब तो बेटा स्पीड अच्छी चल रही है ना यार, ये सबको। अच्छा, स्पीड ऑनलाइन वाले अभी बताएंगे कि मेरी स्पीड बेटा सही चल रही है या नहीं, कमेंट करेंगे। अगर स्पीड अच्छी चल रही है, सही चल रही है, तो यस कमेंट कर दीजिएगा। हाँ बेटा, आपके दोस्त को ज्वाइन करना था, मैंने अलाउ कर दिया है। चलिए, हो चुका बेटा। फाइनली अगेन बैंकिंग, ठीक है बेटा, बैंकिंग वाला भी मैंने लाया है। हाँ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये तो सबको पता होगा। क्वेश्चन क्या है कि इंडिया को 2020, ठीक है, ये 3 का, अच्छा हाँ अभी चल रहा है 2024, लेकिन 2023 का हमारे पास डेटा आया है कि 2023 में सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किस कंट्री का हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका? सिंगापुर। अगर क्वेश्चन पूछा, सिंगापुर ऑप्शन में ना दिखे, कई बार होता है ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, ठीक है, जिसका हाईएस्ट हमारा एफडीआई रहा है, और उसमें आपको सिंगापुर ना दिखे, तो आपका आंसर हो जाएगा मॉरिशियस। मॉरिशियस। मॉरिशियस का वैसे नेशनल गेम भी फुटबॉल ही है। और आपको पता है मॉरिशियस में मोस्टली हिंदू लोग रहते हैं, बिहारी, पूरे के पूरे बिहारी आपको वहीं मिलेंगे। जब ब्रिटिशर्स हम पे रूल कर रहे थे, उन्होंने बिहारियों को वहां पर एज अ मजदूर लेके गए थे और वो वहीं के राजा बन गए। तो आपको वहां पर बड़े बड़े बिजनेसमैन पूरे बिहारी दिखेंगे। चलिए, फिलहाल उनको ना कुछ बलुआ बिहारी कुछ बोलते थे। फिलहाल अभी वापस आते हैं, एफडीआई की बात कर रहा था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अच्छा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, 2 लाइन में बताऊंगा। एक बार यूपीएससी के अभी फिलहाल के एक इंटरव्यू में एक बंदे को पूछा गया था कि व्हाट इज एफडीआई, तो उन्होंने बोला फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो उन्होंने बोला किसी भी इन्वेस्टमेंट को कहा जा सकता है क्या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? तो वहां स्पेसिफिक आपको याद रखना है, 2 तरीके के इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। या तो कोई विदेशी कंपनी हमारे किसी कंपनी में निवेश करे, इसे क्या कहा जाएगा? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दूसरा क्या हो सकता है, या तो वो खुद की ही एक सब्सिडियरी कंपनी यहां पर स्टैब्लिश कर दे, उस दोनों इन्वेस्टमेंट को क्या कहा जाएगा? एफडीआई। स्पेसिफिक एकदम कम शब्दों में मैंने बता दिया है, ठीक है। एफडीआई, रिसेंट के एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के किस प्लांटेशन में, भारत के किस प्लांटेशन में एफडीआई को 100% अलाउ किया गया है, यानी वहां फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 100% पूरा का पूरा वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसका आंसर था टी। आंसर क्या था बेटा? टी, यानी कि चाय पत्ती की किसी भी कंपनी में, या वो अपनी खुद की एक कोई अपनी यहां पर डाला जा सकता है। टी प्रोडक्शन में वो क्या कर सकते हैं? 100% निवेश कर सकते हैं। ये सबको समझा ना? अच्छा, ये 100% क्या लिखा हूं, कई बार क्या होता है, सरकार लिमिटेशंस लगाती है किसी किसी जगहों पे, वो बोलेगी कि आप अगर किसी कंपनी में निवेश करेंगे, कोई भी सेक्टर हो सकता है, उस पर कर्व लगाएगी, कंट्रोल करेगी कि 10% से ज्यादा आप किसी भी कंपनी के शेयर्स नहीं खरीद सकते। इसलिए आप एफडीआई में देखते होंगे अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग परसेंटेज अलाउड होते हैं। ये समझ में आया? तो ऐसा कौन सा सेक्टर है जहां 100% अलाउड है? टी। लेकिन वो तो बेटा उस समय का आंसर था, अगर आज क्वेश्चन पूछा जाए 2024 में, आंसर चेंज हो जाएगा। आज के टाइम पे वैसे टी को तो अलाउड है, ऑप्शन में देखना, अगर कॉफी रहेगा तो आंसर सही है, या रबर रहेगा तो भी आंसर सही है। ये तीन सेक्टर्स मैंने बता दिए जहां पर एफडीआई 100% अलाउड है, ठीक है। आगे बढ़ू?
चलिए बेटा, बैडमिंटन टूर्नामेंट, अगेन ये मिस प्रिंट हुआ है, ये बेटा बिन नहीं है, ये बॉन है। बॉन किसका कैपिटल है? किसका कैपिटल है? स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड का कैपिटल क्या है? बॉन। तो एक टूर्नामेंट बैडमिंटन का हुआ था, कहां पर? बॉन में। उसको जीता कौन है? तन्वी शर्मा। अच्छा, ये याद रखना बहुत ज्यादा आसान है। कब? जब आप अपना बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, हमारे इंडिया में बैडमिंटन को रेगुलेट कौन करता है? बाई। कौन करता है? बाई, यानी बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 1934 में। इसके अभी प्रेसिडेंट कौन है? हेमंत बिस्व शर्मा। ये तो सबको पता होगा, आसाम के ये सीएम है, अभी करंट सर्विंग सीएम है ये आसाम के। ये कौन है? सीएम है कहां के? आसाम के। अब देखो, बाई का प्रेसिडेंट है शर्मा, और जीता कौन है इस बार बॉन का बैडमिंटन? शर्मा। ओके ओके, हाँ एडमिट कर नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं जी सर। चलो सबका ओके, सबने यस लिख दिया है, मतलब सबको आवाज अच्छे से आ रहा है। और आई थिंक अभी मैं बहुत स्लो चल रहा हूं, ठीक है। और पीवी सिंधु के बारे में एक फैक्ट बताना चाहूंगा, ये इंडिया की फर्स्ट फीमेल है जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है ओलंपिक में, ओलंपिक्स में। तो मैं अभी बोल रहा हूं कि ओलंपिक के बैकग्राउंड पे अगर क्वेश्चन आएगा तो ऐसे आ सकता है। ओलंपिक मैंने अभी छुआ भी नहीं है, आगे ओलंपिक का एक आएगा तब मैं ओलंपिक का बैकग्राउंड डिस्कस करूंगा, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं अब मैं। अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स, एशिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन कौन है? ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? गौतम अदानी। आपको ये याद रखना है कि अब मैं नहीं बोल रहा, वैसे तो मैं मोदी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, आपको पता होगा वो बिल्कुल फेवर नहीं कर रहा है अदानी को, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, बिना फेवर किए ही वो एशिया का सबसे रिचेस्ट आदमी बन गया। और अभी मैनिपुलेशन तो बिल्कुल नहीं किया मोदी ने। आपको पता है ना, अभी शेयर मार्केट पूरा डाउन हो गया था। किसी को पता है वो थ्योरी क्या थी? जबरदस्ती एग्जिट पोल उन्होंने, पता है कि नहीं अच्छे से? इसकी थ्योरी मैं बाद में डिस्कस करूंगा, बहुत अच्छी स्टोरी है। 47,000 का लॉस मेरे को हुआ। उन लोगों ने ना फेक न्यूज फैलाई थी कि 6 जून को मार्केट ऊपर जाने वाला है। एग्जिट पोल एक दिन पहले जबरदस्ती झूठा झूठ रिलीज कर दिया। मैं बता रहा हूं सबसे ज्यादा ये थ्योरी है सिर्फ, कि गौतम अदानी ऐसे ही रातों रात उन्होंने क्या किया होगा, पहले फेक न्यूज डाली होगी, मार्केट एकदम नीचे गया। समझ में आ रहा है? मार्केट जैसे नीचे गया, उन्होंने मान लो 1 लाख रुपए करोड़ डाल दिए मार्केट। अब 6 जून को उन्होंने एग्जिट पोल गलत रिलीज किया कि बीजेपी की गवर्नमेंट आ रही है, मार्केट बहुत शूट किया। उनको पता था इतनी सीट नहीं आने वाली है हमारी। अब जैसे मार्केट शूट किया ना, जो 1 लाख करोड़ में उन्होंने खरीदा होगा, अगर मान लो मार्केट 4% भी ऊपर गया तो कितने का प्रॉफिट हो गया? 4,000 करोड़ सीधा उनके ऐसे ऐसे आता। तो ये ना ऐसा माना जा रहा था कि ये मार्केट में मैनिपुलेशन किया गया, ठीक है थोड़ा सा। फिलहाल एशिया का सबसे रिचेस्ट आदमी कौन है? अदानी, ठीक है। ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं है, सिर्फ 8 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी है इनके पास। कितनी बेटा? 8 लाख करोड़। हालांकि सेकंड रिचेस्ट पर्सन कौन है? मुकेश अंबानी, ठीक है। और ये हाँ, वर्ल्ड में देखा जाए तो 11वें नंबर पे अदानी है, 12वें नंबर पे अंबानी है। और वर्ल्ड का ब्लूमबर्ग जो बिलियनियर इंडेक्स है, अच्छा इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं ये वाले इंडेक्स के ऊपर, वैसे तो अलग अलग इंडेक्सेस होते हैं। ब्लूमबर्ग में दुनिया का सबसे फर्स्ट नंबर पे जो रिचेस्ट मैन है वो है एलन मस्क। एलन मस्क। अब इनके बारे में तो बोलना ही नहीं है, ये खुद एलियन डिक्लेयर कर, और इनके पास भी ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं है, सिर्फ 16 लाख करोड़, ठीक है बेटा। अगेन डबल हो जाता है वो। और सेकंड नंबर आपको पता होगा जेफ बिजोस, जेफ बेजोस। ये कौन है? अमेजॉन के फाउंडर। आगे बढ़ जाए, लक्ष्मी मित्तल तो आपको पता था। एक और चीज, लक्ष्मी मित्तल जैसा कोई बंदा पैदा नहीं हुआ है। जब ये एक्टिव पर्सन था भारत में 2008, 2009, 2010, 2011, जब ये एक्टिवली पार्टिसिपेटेड था, ये इंडिया के वन ऑफ द बिजनेसमैन है। इन्होंने अब छोड़ दिया है, मतलब अब ये बिजनेस नहीं करते। अपने भाई लोगों को, विनोद मित्तल को, इन्होंने अपनी कंपनी सर्व कर दी है। जब ये एक्टिवली पार्टिसिपेशन था इनका कंपनी में, तो ये 4 साल लगातार भारत के सबसे रिचेस्ट मैन थे। आज भी अगर टॉप 10 अगर आप आजमाओगे तो लक्ष्मी मित्तल रहेंगे। इन्होंने अपने बेटी को सिर्फ 6,000 करोड़ का गिफ्ट दहेज में गिफ्ट कर दिया था कि बेटा तू 6,000 करोड़ के घर में रहे, ठीक है। फिलहाल आगे आ जाते हैं। प्लास्टिक फ्री रिवर कैंपेन, बहुत अच्छी न्यूज है, ठीक है। प्लास्टिक फ्री रिवर कैंपेन अभी रिसेंट में लॉन्च किया गया है। कौन सी रिवर को क्लीन करने के लिए? इसका आंसर हो जाएगा बेटा आपका गंगा। एक और चीज बताना चाहूंगा, गंगा के साथ साथ गंगा की टोटल 15 ट्रिब्यूटरीज है, वो लोग उसको भी क्लीन करेंगे, ऐसा इनका मानना है। अब गंगा टोटल 5 स्टेट्स में बहती है, ठीक है। और वो 5 स्टेट्स यूके से, उत्तराखंड से चालू होती है, यूपी में जाती है, बिहार में जाती है, झारखंड में जाती है, और इसके बाद बेटा वेस्ट बंगाल में जाती है, उसके बाद बांग्लादेश के अंदर घुस जाती है।
ये तो चीज पता होगा, पूरे 5 स्टेट्स मैंने लिखा दिया। लेकिन क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं एसएससी सीजीएल ऐसे ट्विस्ट करता है, कोई भी एग्जाम दो, क्या पता कहीं पे भी अगर ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि ये अब लॉजिकली क्या होना चाहिए बेटा, ये कितने स्टेट्स में कैंपेन चल रहा होगा? 5, आंसर है 7। ठीक है, अब इसकी ट्रिब्यूटरीज भी तो है, एक दो इधर उधर, तो आपको ये याद रखना है टोटल कितने स्टेट्स में चल रहा है। एक एमपी एक्स्ट्रा आ जाएगा और एक हरियाणा एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो मैंने ये पूरे 7, वो 5 लॉजिकल और ये +2 एक्स्ट्रा, तो ये कितने स्टेट्स में चल रहा है बेटा। अब गंगा के बारे में थोड़ा सा फैक्चुअल डेटा बता देता हूँ। गंगा की बेटा टोटल लेंथ है 25 किलोमीटर, ठीक है, 2525 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ये आपका स्टैटिक जीके है, मैं चाहूंगा आप लोग अच्छे से लिखो। शायद आप बेटा लिख रहे हो, आप कब लिखोगे? चलेगा, अगर आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, मैं कोशिश करूँ। हाँ, वैसे भी अगर आपको लग रहा होगा कि आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, मोस्टली अगर एसएससी होगा, नेक्स्ट टाइम मैं आपकी दूसरी शीट जब बनाऊंगा तो मोस्टली बैंकिंग वाला भी ला सकता हूँ, या एक काम करेंगे रेशो कर देंगे 50:50, पक्का 50 ऐसे 50 वैसे, ताकि दोनों का ही अच्छे से हो जाए। और मैं एक बुक भी सजेशन दूंगा, बेस्ट बुक एवर, बाद में मैं बता दूंगा बिफोर एग्जाम, जब 40 डेज बचेगा, 45 डेज बचेगा, आप लोग क्या कर लेना, वो बुक के अंदर से 1 लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, हद से ज्यादा क्वेश्चंस फंसते हैं उससे, ठीक है। तो आपकी इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए, ये मेरा जो बहुत आसान कर रहा हूं, और उसके अलावा वो एक बुक। फिलहाल गंगा के बारे में मैंने क्या बताया, उसकी लेंथ क्या है ये, और गंगा हमारी नेशनल रिवर 2008 में डिक्लेयर की गई, ठीक है। और हमारे इंडिया की सबसे अगर लॉन्गेस्ट रिवर पूछा जाए तो गंगा है, लार्जेस्ट पूछा जाए तो ब्रह्मपुत्र, लार्जेस्ट, फर्क है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं अभी। और साउथ इंडिया की सबसे बड़ी रिवर गोदावरी, जैसे साउथ की गंगा भी कहा जाता है, ठीक है। लिखा सबने या पीछे करना है? हो गया? ओके, गंगा की न्यूज रिपीट करने कहा जा रहा है बेटा। गंगा के बारे में मैंने बताया है, 5 स्टेट्स में वो बहता है। और दूसरा फैक्ट मैंने बताया है, वो इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। तीसरा फैक्ट मैंने बताया है, उसकी लेंथ क्या है, ठीक है, 2525। एक बिस्किट होती है 50-50, उसका आधा कर दो 25-25, ठीक है। और बस गंगा के बारे में मैंने, हाँ, और 2008 में उसे क्या किया गया था बेटा, नेशनल रिवर ऑफ गंगा डिक्लेयर किया गया था। किसने किया था? मनमोहन सिंह उस समय इंडिया के प्रधानमंत्री थे। आगे बढ़ जाते हैं। और इंडिया गंगा की टोटल ट्रिब्यूटरीज कितनी? 15। वैसे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता वो। फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू लूज ऑल द ग्लेशियर्स, आंसर इसका है बेटा वेनेजुएला। ग्लेशियर्स सबको ये है ग्लेशियर, सबको पता होगा, फोटो देख सकते हैं। ग्लेशियर मतलब बेटा बर्फ का बहुत बड़ा टुकड़ा। अब पता है ग्लेशियर्स लगातार पिघल क्यों रहे हैं? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के कारण। ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ रहा है? लगातार हम फटफटी भगा रहे हैं, पीछे से धुआं निकल रहा है, धुआं में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस। अब आप तबेले में जाओगे, गैया भैंस भैया छोड़ते जा रही है मीथेन पे मीथेन। तो ये सब क्या है बेटा? ग्रीन हाउस गैसेस इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रीन हाउस गैसेस, जिसका है कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। इवन अभी हाल फिलहाल में पता है वाटर वेपर, लोगों को लगता है कि वाटर वेपर इज नॉट द ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस मतलब वो गैसेस जिसके कारण गर्मी लगातार बढ़ रही है, और गर्मी बढ़ने का मतलब ही होता है ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना। सिंपल है, समझ में आ रहा है बेटा? ऑल गुड बेटा? हाँ, चलो ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस मैंने कम शब्दों में अच्छे से बता दिया। उसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, एक आपका मीथेन भी हो गया, ठीक है। ये मीथेन आप कर लीजिएगा जो भी है। ऐसे वैसे तो अब इसमें CFC है, HFC है, बहुत सारी है, वो बाद में देख लेंगे। टोटल कितने मीथेन गैस होते हैं वैसे? 6 से 7, जिसमें मैंने डिस्कस कर लिया। एक मेरे फ्रेंड ने अभी ये चीज गलत करके आया था, इसलिए मैंने वाटर वेपर अलग से लिखा है। उसको लगा वाटर वेपर, हम जो पानी गर्म करते हैं वाटर वेपर, उसको वो ग्रीन हाउस गैस का है। अच्छा, एक और चीज, ये गैसेस से गर्मी कैसे बढ़ती है? जब हम गाड़ी चलाते हैं धुआं निकलता है, धुआं से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना बेटा, ऊपर से जो धूप आती है वो रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाती है। तो हम जितना कम ये गैस को रिलीज करेंगे उतना कम ग्लोबल वार्मिंग होगा, क्योंकि क्या करता है वो धूप को पकड़ लेते हैं। अब इसका ग्लोबल वार्मिंग, मैंने क्या बोला अभी? ग्लोबल वार्मिंग। अब आपको पता है कई बार आप इंटरव्यू में जाते हैं, वैसे तो बैंकिंग के इंटरव्यू में ये नहीं पूछेगा, ये UPSC और MPSC वगैरह इंटरव्यूज में ना कई बार क्वेश्चन क्या पूछता है, ग्लोबल वार्मिंग को हमें कम करना है तो हम क्या कर सकते हैं? इसका अल्टरनेटिव हमने क्या सोच किया है? EV, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। आपको लगता है वो बेस्ट तरीका है? सबसे वर्स्ट तरीका है। एक बात बताइए, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को हम बना रहे हैं,
और वो किससे अब इलेक्ट्रिक उसको चार्ज करेंगे, चार्ज करने के लिए बिजली लगेगी। अब बिजली को बनाने के लिए कोयला जला के कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। मतलब एक, मैं अभी कुछ शब्द बोलने वाला हूं, मतलब एक गंदी चीज को छोड़ के दूसरी गंदी चीज हमने अपना ली। वैसे इसका सबसे गंदा चीज है इलेक्ट्रॉन। अच्छा एक और चीज, सबसे बेस्ट तरीका है ग्लोबल वार्मिंग को कम करने का कि हम गाड़ी का कम उपयोग करें और साइकिल के पास चले जाए, यानी ज्यादा से ज्यादा अपनी हेल्थ। अब अंबानी को क्या चलाना पड़ेगा बेटा, साइकिल। एक और चीज याद रखना, ग्लोबल वार्मिंग अगर और तेजी से कम करना है तो पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाओ। अब बताता हूं पेड़ लगाने से क्या होता है। पेड़ की आदत है वो जितने भी ग्रीन हाउस गैस है उसको स्टोर कर लेते हैं, खींचता है अपनी तरफ। इसलिए लोग बोलते हैं पेड़ मत काटो, जब आप पेड़ काटते हो वो जितना भी ग्रीन हाउस गैस उसके अंदर स्टोर था पूरा रिलीज कर देते हैं। इसलिए पेड़ नहीं काटने चाहिए। आपको ये थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में आया। आपको मैंने बता दिया ग्लेशियर क्या होते हैं। ग्लेशियर आर नथिंग बट आइस कैप्स। और वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट ग्लेशियर, एक बार रिसेंट में क्वेश्चन पूछा गया था कहां किस कॉन्टिनेंट में है, तो लॉजिकल होना चाहिए एंटार्क्टिक में होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। जिम्बाब्वे ने रिसेंट में अपनी, हाँ ये है आपका बैंकिंग का क्वेश्चन, स्ट्रेट स्ट्रेट क्वेश्चन आएगा इस पे। इसका आंसर क्या होगा? वेल बेटा शीलिंग ना 4 कंट्रीज की करेंसी है, KUST। सब लोग लिख लेंगे। वैसे इसका आंसर नन, वैसे बेटा 5वां ऑप्शन बनाना पड़ेगा, इन्होंने दिया ही नहीं, जिग। सब लोग लिख लेंगे, आंसर क्या हो जाएगा? जिग। जिम्बाब्वे ने अपनी नई करेंसी को अडॉप्ट किया है जो कि है जिग। अच्छा जिम्बाब्वे ने ऐसा क्यों किया? आपको पता है जिम्बाब्वे में 2007 में क्या हुआ था? इकोनॉमी ब्रेकडाउन हुआ था। क्या हुआ था बेटा? इकोनॉमी इनकी ब्रेक हो गई थी, ब्रेकडाउन हुआ था। इकोनॉमी ब्रेकडाउन के अब मैं बचपन में अब हम जब बचपन में थे तो हम क्या सोचते थे, भारत का कर्जा कैसे चुकाएंगे। मैं जब प्रधानमंत्री बनूंगा 1 लाख करोड़ है पूरा छापो दे दो। ऐसा होता है क्या? जब अगर आप 1 लाख करोड़ रिलीज कर दोगे तो महंगाई क्या हाइट पे जाएगी। अब जिम्बाब्वे का उस समय प्रेसिडेंट आया और पूरा का पूरा लोन एक साथ चुकता कर दिया। उसके कारण क्या हुआ, वहां पर एक अंडा खरीदना है ना अगर आपको 25,000 करोड़ देना पड़ेगा। 25,000 करोड़ का एक अंडा, 10,000 करोड़ का। और ये आप लोग गूगल पे जाके देख सकते हैं, इतनी ज्यादा महंगाई आ गई थी। अब क्या हुआ, इसलिए वहां पर पता है एक होता है इकोनॉमिक्स और एक होता है जिम्बोनॉमिक्स। वहां पर एक टर्म आया था जिम्बोनॉमिक्स, यानी जिम्बाब्वे का अलग से इकोनॉमिक्स। तो आपको पता है उन्होंने, उनको कुछ समझ में ही नहीं आया। और 25,000 करोड़, अब सोचो सामने वाला कैलकुलेट कैसे करेगा, मतलब 4 अंडा चाहिए 1 लाख करोड़, अंबानी तो कंगाल हो जाएगा। तो ये चीज याद रखना। अब उन्होंने क्या हुआ, 2007 में अपनी करेंसी को उनको छोड़ देना पड़ा और उन्होंने यूएसए की करेंसी यानी कि डॉलर चल रहा था। अब तक वहां क्या चल रहा था जिम्बाब्वे में? डॉलर। अब उन्होंने क्या किया, अपनी नई करेंसी बनाया है। अब देखो अब उनकी इकोनॉमी कैसे चलती है। फिलहाल आंसर ये है। रिसेंट में ना अकॉर्डिंग टू ऑप्शन एक क्वेश्चन था, ईरान। ईरान का वैसे करेंसी है बेटा रियाल। क्या है? रियाल। लेकिन ऑप्शन में उन्होंने रियाल दिया ही नहीं, टोमान। आपको पता होगा, लेकिन टोमान ना वहां की करेंसी नहीं, ये एक रियाल का यूनिट है। यानी 250 रुपए, अगर मान लो 250 रियाल आप खर्च कर रहे हो, तो अब मुझे वो एक्चुअल यूनिट नहीं पता, 250 रियाल उन्होंने बना लिया कि 250 रुपए को एक टोमान बोला जाएगा। तो वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर सही था। लेकिन अगर आपको टोमान और रियाल दोनों आ जाए तो आंसर क्या होगा? रियाल। पक्का? मैं वही बोल रहा हूं, इट इज अ यूनिट, इट इज अ पार्ट ऑफ रियाल, इट इज अ पार्ट ऑफ रियाल। अगर ऑप्शन में आपको रियाल एंड टोमान दोनों दे दिया जाए, मैं वही बोल रहा हूं, वर्ल्ड की सबसे वन ऑफ द वीकेस्ट करेंसी रियाल, मतलब ईरान की ही है। ठीक है, वन ऑफ द वीकेस्ट करेंसी। वेनेजुएला की भी है, वेनेजुएला की अभी बोलीवार। वेनेजुएला अभी हम डिस्कस कर रहे थे पीछे वाला, ओके। हमने अभी वेनेजुएला डिस्कस किया था। वेनेजुएला, वेनेजुएला का बेटा कैपिटल लिख लो, काराकास। इस बार हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए क्योंकि वेनेजुएला न्यूज में चल रहा है। तो आपको इसका कैपिटल याद रखना है और इसकी करेंसी है बोलीवार। और ये भी अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए वन ऑफ द वीकेस्ट करेंसी इन द वर्ल्ड, तो बोलीवार है। मतलब अगर आप वहां जाओगे तो शायद आप 1 रुपए अगर इंडियन रुपी दोगे तो 500-600 रुपए मिल जाए। तो यानी उनकी करेंसी काफी वीक है, शायद इससे ज्यादा ही मिल जाए। ठीक है, इंडोनेशिया में जैसे 325 रुपए मिलता है। ये दोनों लिखा आपने, वेनेजुएला एंड ऑल। आई थिंक सब अच्छा चल रहा है। आगे बढ़े। ठीक है। अच्छा इसके पीछे वाली न्यूज भी हमने डिस्कस कर ली ना अच्छे से। हाँ शीलिंग मैंने बता दिया। कस्ट 4 कंट्री जो है, के फॉर केनिया, यू फॉर युगांडा, एस फॉर सोमालिया एंड टी फॉर तंजानिया।
अच्छा मैं बताऊं ये कस्ट कैसे याद रहेगा लाइफ में, कभी आप भूल ही नहीं सकते। नाम में ही शीलिंग के शी आ रहा है, शी मतलब लड़की, और लड़की कष्ट ना दे, वैसे नहीं देती है, लेकिन मैं बस बता रहा हूं कि कष्ट तो बेटा आना ही आना है, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। और युआन, युआन कहाँ का है ये पता ही होगा, चाइना, चाइना की करेंसी। और येन कहाँ की है, जापान। आज हमने ना बेटा करेंसी बहुत किए हैं, करेंसी मैं बहुत ज्यादा बता दूंगा, बाद में डिस्कस कर लेंगे, करेंसी बहुत इजी है याद रखना, ठीक है। अच्छा युआन और येन में किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, देखो बताता हूं कैसे, अगर किसी को कंफ्यूजन होता है तो भी, युआन में कितने लेटर है, 4, येन में 3, पॉपुलेशन ज्यादा कहां की है, चाइना की, तो जो बड़ा लेटर है वो चाइना में। आगे बढ़े, नेक्स्ट न्यूज है बेटा, 99th मेंबर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का कौन बना है, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा आपका स्पेन। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अभी हमने सोलर सिटी देखी थी इंडिया की फर्स्ट, कोई मुझे बताएगा, सांची, एस फॉर सोलर सिटी, एस फॉर सांची। अभी हमने क्या देखा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, एस फॉर सोलर, और लेटेस्ट मेंबर एस फॉर स्पेन, ऐसे याद रख सकते हो, 99th मेंबर है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। 2015 में इसकी स्थापना हुई। वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर इसका कौन था, इंडिया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम, यानी कि गुरुग्राम हरियाणा, हरियाणा वो नेशनल कैपिटल रीजन, वो आप एनसीआर में आता है, दिल्ली नहीं, वो हरियाणा के अंदर आता है ये चीज। अच्छा हाँ, गुरुग्राम अभी न्यूज में चल रहा था, इंडिया का फर्स्ट ग्रेन एटीएम, ग्रेन एटीएम, हालांकि अभी नहीं, 2-3 साल पुरानी न्यूज है, लेकिन इंडिया का अगर आपको पूछा जाए इंडिया का फर्स्ट ग्रेन एटीएम कहाँ का है, तो कहाँ है, गुरुग्राम। ग्रेन एटीएम यानी क्या, अगर आप वहां कार्ड घसो बेटा आपको गेहूं वेहूं मिल जाएगा उसके अंदर से, इसको ग्रेन एटीएम कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए इंडिया का फर्स्ट हेल्थ एटीएम, ये भी 1-2 साल पुरानी न्यूज है, थोड़े से पहले की है, ये आई थिंक लखनऊ, ठीक है, कहाँ गया था बेटा, लखनऊ। ये फर्स्ट ग्रेन एटीएम और फर्स्ट ये वाला एटीएम मैंने बता दिया। अभी हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस कर रहे थे, कब स्टेब्लिशमेंट हुआ, 2015 में। हेडक्वार्टर कहां है, गुरुग्राम में। फाउंडिंग मेंबर कौन था, इंडिया। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसके अलावा और क्या हो सकता है, चलो ठीक है, इतना मोर देन इनफ होगा, आगे देखते हैं। सेला टनल, इंडिया का सबसे हाईएस्ट टनल, कहां का है बेटा, अरुणाचल प्रदेश। हाईएस्ट टनल है, इसलिए आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब इंडिया का रिसेंट में ही थोड़ी एक और न्यूज देखे थे कि इंडिया का सबसे हाईएस्ट हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, इंडिया का सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज चेनाब, ये सब लोग लिख लेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। 359 मीटर का था ये, कितने मीटर का था, 359 मीटर का था। चेनाब ब्रिज कहां है, जम्मू एंड कश्मीर में है, और चेनाब ब्रिज आईफिल टावर से भी बड़ा है, ठीक है। ये कुछ फैक्ट्स थे जो आपको ये याद रखने चाहिए। और वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट स्टैच्यू, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि कहाँ है, गुजरात में, ठीक है। वो अभी रिसेंट नहीं, वो काफी पुरानी न्यूज हो गई, वो अभी पूछने नहीं वाला, लेकिन इस बार आप लोगों को ये याद रखना है, सेला टनल। अच्छा टनल, टनल यानी क्या होता है, जिसके अंदर से जाते हैं, ठीक है बेटा। बेटा ये क्या दिख रहा है आपको, बोगदा, ओके ओके, गुफा टाइप ही रहता है, हाँ जो भी है, चलो ठीक है फिलहाल। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय इंडियन एयरफोर्स इन नैनीताल टू डाउस, अच्छा डाउस का मतलब होता है बेटा बुझाना, ठीक है, बुझाना, ठीक है। अब देखो नैनीताल के फॉरेस्ट में इस बार बहुत ही भयंकर आग लगी, और नैनीताल का जो ये नैनीताल, आपको क्वेश्चन ऐसा पूछ लेगा, नैनीताल का फॉरेस्ट कहां पर है बेटा, उत्तराखंड, ठीक है। आपको ये याद रखना है, 30 एकड़, यार 30 एकड़, और ये फायर रुकी नहीं रही थी, जिसमें टोटल कैजुअलिटीज उस समय, अभी एक बार मेरे को एक बार आंकड़ा एक और बार चेक करना चाहिए, टोटल कितनी कैजुअलिटीज हुई है, आई थिंक 5 मेरे को उस समय तक हुई थी, टोटल कितनी कैजुअलिटीज थी, 5। कितने एकड़ लैंड हमारा चला गया, 30 एकड़, सोच के देखो कितना ज्यादा बर्बादी हुई है। और ग्लोबल वार्मिंग अगेन, इसी यही कारण है, वेनेजुएला का बेटा पूरा का पूरा ग्लेशियर चला गया। इस बार आपने नोटिस किया कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग गर्मी इस बार फिर आई, ठीक है। तो अब लगातार आगे जाके पता है, अगर इसी तेजी से अगर लगातार गर्मी बढ़ती जाएगी, तो आने वाले 10 से 12 सालों में इंसान के पास एक और बीमारी आने वाली है, सनबर्न डिसीज, इंसान जल के ही मर जाएगा, ठीक है। फिलहाल क्वेश्चन, हाँ यही तो मैं बोल रहा हूँ, बम्बी बकेट मिशन का ही नाम है, वही क्वेश्चन ही है,
बम्बी बकेट क्या है? वो मिशन का नाम है जो इंडियन एयरफोर्स ने लॉन्च किया। ठीक है। ऑपरेशन देव शक्ति, अच्छा ये देव है, देव नहीं है, देव शक्ति है। ऑपरेशन देव शक्ति बेटा अफगानिस्तान, ये तो पता ही होगा। थोड़े दिन पहले अफगानिस्तान में बेटा सत्ता पलट हो गया था और वहां से भारतीयों को रेस्क्यू मिशन जो हमने परफॉर्म किए थे उसका नाम था ऑपरेशन देव शक्ति। ऑपरेशन कावेरी, ये बेटा हमने सूडान में अभी फिर से पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे थे, सूडान से हमको भारतीयों को वापस लाना था, तो वो ऑपरेशन का क्या नाम था? ऑपरेशन कावेरी। अच्छा अभी रिसेंट में इजराइल का इशू चल रहा है, सबको पता है? इजराइल का बहुत ताबड़तोड़, आपको पता है इजराइल ने टोटल नंबर ऑफ कैजुअलिटी 27 या 37 हजार लोगों को मार दिया अब तक। अब याद रखना इजराइल में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अभी ये वाले ऑपरेशन ना ये थोड़े पुराने हो गए, इसको भूल जाओगे चलेगा, क्वेश्चन ये आएगा इस साल, ऑपरेशन अजय, ये भूलिएगा मत। ऑपरेशन अजय परफॉर्म किया गया है भारतीयों को वापस लाने के लिए। ठीक है, भारत ने ऑपरेशन अजय परफॉर्म किया इजराइल से भारतीयों के लोगों को वापस लाने के लिए, रेस्क्यू मिशन था वो, आपको ये याद रखना है। स्पीड सही है ना बेटा? चलो ठीक है, सोलर सिस्टम का न्यूज रिपीट करो। सोलर सिस्टम हमने डिस्कस कहाँ किया? फर्स्ट, अच्छा सोलर सिटी था वो, आई थिंक यहाँ नहीं, एक स्टूडेंट ने यहाँ लिखा है सर सोलर सिस्टम बताइए, मतलब सोलर सिस्टम हमने डिस्कस नहीं किया। ठीक है, फिलहाल सोलर सिटी डिस्कस किया था। अच्छा सोलर सिटी मतलब क्या है ये भी बता देता हूं, जहां पर सोलर, हाँ मतलब हम जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी मोस्टली वो किससे की जाएगी? सोलर सिस्टम। ठीक है, सोलर सिस्टम का वहां यूज होगा इसलिए उसे सोलर सिटी कहा गया है। अच्छा यूपी की पहले सोलर सिटी अयोध्या, इंडिया की सांची। अच्छा फर्स्ट सोलर विलेज भी बताना भूल गया, मोढेरा। अगेन अभी रिपीट कर देता हूं, फर्स्ट सोलर विलेज भारत का वो है मोढेरा, और ये मोढेरा कहां आता है बेटा? गुजरात। ठीक है, मैंने सोलर के बारे में 3 चीजें बताई है। इंडिया की फर्स्ट सोलर विलेज क्या है? मोढेरा गांव, कहां का है? गुजरात का। आगे बढ़े, नेक्स्ट न्यूज है बेटा इंडियन कंपनी, अच्छा 2024 की भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी जो शामिल हुई, पहली पूछा है कृत्रिम एआई। कौन है कृत्रिम एआई? इसके फाउंडर का नाम याद रखो, मिस्टर आई थिंक इट्स शर्मा और कपूर। अच्छा ओला का किसी को याद है फाउंडर कौन है? आई थिंक इट्स, मैं अभी बताऊं या बाद में देख लेंगे, इसके फाउंडर कौन है वो बाद में देख लीजिएगा, लेकिन ओला का जो फाउंडर है वही इनका भी फाउंडर है। ओला का ये नया स्टार्टअप है, कौन सा? कृत्रिम एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में मैंने बहुत सारी चीज बताई। ठीक है, अब आपको याद क्या रखना है, अच्छा ये जो पोर्टर है ना, इसी साल ये भारत की 3rd कंपनी बनी, ये जून में ही, जो क्या बना बेटा? यूनिकॉर्न कंपनी बना। अच्छा यूनिकॉर्न कंपनी क्या होती है? जिसका मार्केट वैल्यूएशन 8,000 करोड़ का, ये लिख लीजिए यूनिकॉर्न कंपनीज। और सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग, ये आईपीएल की पहली टीम है जो यूनिकॉर्न, उसका मार्केट वैल्यूएशन 8,000 के ऊपर का है, 8,000 करोड़ के ऊपर का। तो ये आपको याद रखना, क्या पता आईपीएल से यही क्वेश्चन पूछ ले, इनडायरेक्ट वाला। और किसी को कोई डाउट होगा बेटा आप पूछ सकते हो। हाँ बेटा, हाँ भावेश अग्रवाल, एग्जैक्टली भावेश या भाविश है वो, भाविश अग्रवाल। चलो वेरी गुड बेटा, आपको ये याद रखना है ओला का फाउंडर है भाविश अग्रवाल। कई बार आपको पता है इसलिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ओला का अभी सीईओ कौन है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। फिलहाल आगे बढ़े, स्पीड आप लोग बता देना, मैं उसके हिसाब से लूंगा। रिसेंट में किस बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड इशू किया है? आंसर है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक 1977 को स्टैब्लिश किया गया था, इतना मोर देन इनफ हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत का पहला क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया, आंसर हो जाएगा बेटा आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये है वर्चुअल क्रेडिट कार्ड, यानी आपको फिजिकल उसका प्रेजेंस अपने हाथ में रखने की जरूरत नहीं है, आपके मोबाइल में ही वो यूज हो जाएगा। अच्छा हाँ, भारत का पहला डेबिट कार्ड आईसीआईसीआई ने इशू किया था, भारत का पहला डेबिट कार्ड। अच्छा बैंक के बारे में बता रहा हूं, तो आरबीआई एक्ट पता ही होगा, 1934। अच्छा 1934, अगर मैं बैंक के बारे में डिस्कस कर रहा हूं तो ये भी चीज याद रखना कि आरबीआई का सेक्शन कौन सा है? 22। आरबीआई का कौन सा सेक्शन है? 22, जो आरबीआई को सोल अथॉरिटी देता है। ये आरबीआई पूरे भारत में इकलौती बैंक है जो क्या कर सकती है? करेंसी प्रिंट कर सकती है।
ये चीज ना आप लोग याद रखिएगा, ये मेंस वगैरह में कई बार आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। करेंसी प्रिंटिंग, सोल करेंसी प्रिंट कौन करेगा बेटा? आरबीआई। अब हम आरबीआई के बारे में डिस्कस कर ही रहे हैं, तो आरबीआई ने पहली नोट कौन सी इशू की थी? 5 रुपए की। ये भारत का पहला नोट है जिसको आरबीआई ने इशू किया था 1938 में। क्या पता आज तक आरबीआई ने डिमोनेटाइजेशन सबको पता है कितने बार किए? 4 बार। चौथा बार 2023 में, अभी 2000 बंद हुए। 4 बार। पहली बार कब किया हुआ था? 1946। दूसरी बार 1978। तीसरी बार 2016। चौथा 2023। आरबीआई पहले पता है प्राइवेट कंपनी थी, उसको नेशनलाइज किया गया कब? 1949 में। ये चीज याद रखना, ये रिसेंट का क्वेश्चन है अगेन एमटीएस का। अच्छा, मैं एमटीएस इतनी छोटी एग्जाम है, आप सोच रहे होंगे बार बार एमटीएस का क्वेश्चन क्यों डिस्कस कर रहा हूं। मेरी एमटीएस पता है ना, मल्टीटास्किंग सर्विस, एसएससी की 10वीं वाली एग्जाम है। मेरी आदत क्या है, जीके का क्वेश्चन जहां से आता है कई बार वही रिपीट मारता है। एमटीएस के क्वेश्चन भी सीएचएसएल में रिपीट हो जाते हैं, तो अगर कोई आगे जाके सीएचएसएल देना चाहता है या कुछ देना चाहता है, ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आरबीआई में क्या क्वेश्चन क्या पूछा था एमटीएस में कि आरबीआई को नेशनलाइज कब किया गया? 1949। क्या पता अगली बार क्वेश्चन ये पूछ ले किस एक्ट के थ्रू? बैंकिंग रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ये लिख लो, बैंकिंग रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1949 के थ्रू आरबीआई को क्या किया गया था? नेशनलाइज किया गया था। एक और चीज, आरबीआई मैक्सिमम कितने डिनोमिनेशन का नोट रिलीज कर सकता है? ऐसे क्वेश्चन जनरली होते नहीं है, ये फैक्ट के लिए बता रहा हूं। 10,000। अभी तक हमने सबसे मैक्सिमम नोट कितने का देखा है? 2,000 का देखा है। लेकिन याद रखना 10,000 की नोट छापी गई थी 1978 में ही, उसको डिमोनेटाइज किया गया था। ठीक है, 5,000 की नोट भी छापी गई है भारत में। तो ये याद रखिएगा, 10,000 रुपए तक की नोट आरबीआई। बैंकिंग रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ठीक है बेटा, चलो ठीक है। तो आप लोगों को ये याद रखना है, बैंकिंग रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 1949। और आरबीआई का पहला गवर्नर सब जानते हैं ना, ऑसबॉर्न स्मिथ। ये याद रखिएगा, क्या है? ऑसबॉर्न स्मिथ। ये मैंने यहां लिखा है, ऑसबॉर्न स्मिथ। अगली बार मेरे को राइटिंग छोटी करनी पड़ेगी, फैक्ट ज्यादा लिख पाऊंगा। और अगली बार, अच्छा चलो इसी के बाद मैं ट्राई करता हूं डब्बा बॉक्स बना बना के सारी चीज करूंगा। ये क्या है बेटा? 1977 एचडीएफसी स्टैब्लिश हुआ था। और कोई किसी को डाउट है, कुछ ना समझ में आ रहा हो तो? सबको समझ रहा? आगे बढ़े। मैं वैसे करेंसी के ऊपर और वाली चीज बता सकता हूं। फॉर एग्जांपल अभी करेंसी की हमने नोट देखे थे, क्या अभी जिम्बाब्वे की करेंसी क्या थी? जिग। क्या पता इस बार आपके बैंकिंग की एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल जाए। फॉर एग्जांपल देखो, 10 रुपए की नोट पे किसका फोटो है? सन टेम्पल। लिखते हुए चलो करेंसी के बारे में थोड़े फैक्ट। सन टेम्पल 10 रुपए की नोट के फोटो है। बैंकिंग के एग्जाम का ये एक क्वेश्चन था। देखो बैंकिंग के एग्जाम का नहीं था, मैंने बैंकिंग के एग्जाम के क्वेश्चन नहीं देखे। अगेन ये किसी एग्जाम में रिसेंट नहीं, थोड़े पुराने एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, 20 रुपए की नोट के ऊपर किसका फोटो है? आंसर था बेटा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये याद रखना, आज भी 20 रुपए की वो लाल वाली नोट देखियो, उसके पीछे साइड में अंडमान निकोबार आइलैंड दिखेगा। 50 रुपए की नोट पे क्या है? हम्पी। हम्पी, ठीक है, ये कर्नाटक में है हम्पी। और क्या पूछ सकता है? 100 रुपए की नोट अभी लेटेस्ट वाली आई है जो फ्लोरेसेंट कलर की होती है, आपने देखा होगा। 100 रुपए की नोट पे किसका फोटो है बेटा? रानी की वाव। रानी की वाव। अच्छा, पता है किसी को रानी का वाव क्या है? गुजरात के अंदर एक लोकेशन है, एक कुआ है, स्टेप वेल बोलते हैं जिसको। ठीक है, रानी की वाव। और ये यूनेस्को साइट भी है। यूनेस्को सबको पता है? यूनेस्को, यूनेस्को एक संस्था है बेटा जो भारत में यूनेस्को साइट डिक्लेयर करती है। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे किसी दिन जब यूनेस्को रहेगा। फिलहाल रानी की वाव मैंने बता दिया, कहां पर है रानी की वाव? गुजरात। और क्या है? एक कुआ है जो सीढ़ियों वाला। आपने वो देखा होगा ना, मराठी की एक मूवी आई थी लव स्टोरी वाली, दोनों को मार देते हैं, सैराट। सैराट के अंदर उसमें कुआ दिखाया था, वो ऊपर से कूदता है। चलो ठीक है, फिलहाल ये 100 रुपए हो गया आपका। अब आपको बेटा 500 रुपए। 500 रुपए अभी जो लेटेस्ट वाली है उसमें रेड फोर्ट है। और दो, हाँ अभी रिसेंट 2023 का सितंबर में ही तो 30 सितंबर को डिमोनेटाइजेशन हुआ, इसीलिए क्वेश्चन। और कौन सा नोट हुआ? 2000। क्या पता 2000 के ऊपर ही क्वेश्चन पूछ ले कि सन 2000 रुपए की नोट के ऊपर मंगलयान है। कौन सा यान है? मंगलयान। ठीक है, यानी सैटेलाइट कौन सा है? मंगलयान। और मंगलयान कब लॉन्च किया गया था? 2013 में। एक और फैक्ट क्या होगा, हाँ, करेंसी नोट के ऊपर टोटल कितनी लैंग्वेज होती है? 15। ये याद रखना, हमारी करेंसी नोट पे टोटल 15 लैंग्वेज होती है। अगेन जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर आपको बेटा कुछ डाउट होगा, स्पीड स्लो करनी है या बढ़ानी है, आप हमें बता सकते हैं। 200 रुपए की नोट, हाँ 200 रुपए की नोट भी रह गई।
एक 200 रुपए की नोट है, आई थिंक मेरे को इसका देखना पड़ेगा, आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा है, देख के मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है बेटा। 200 रुपए की नोट में क्या है, और आप लोग याद रखिएगा कि ये जो करेंसी नोट है इनके ऊपर गांधी जी की, आपने पता है ना गांधी जी छपे हुए होते हैं फर्स्ट टाइम 1969 में। 1969 में गांधी जी पहली बार नोट के ऊपर देखे गए थे। क्यों? क्योंकि 100वां जन्मदिन उनका था। 1869 में उनका जन्म हुआ और 1969 में गांधीयन सीरीज, ये एसएससी का ही क्वेश्चन है कि गांधीयन सीरीज की नोट कब रिलीज हुई थी? 1969, ठीक है। गांधीयन सीरीज नोट, उसके पहले गांधी जी कभी नहीं थे। नॉर्मल नोट होती थी पुरानी नोट, अगर आप देखोगे तो। अब आगे बढ़े, सबने अच्छे से लिखा बेटा? हाँ, एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड इस बार किसको मिला है? मेजर राधिका। मेजर राधिका, वन लाइनर क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। सांची स्तूपा, ओके। जिन्हें नहीं पता होगा वो लोग लिख लेंगे कि 2000, हाँ सांची स्तूपा। हाँ अगेन, अभी सांची हमने देखा ना सोलर सिटी, वो किसके ऊपर है? सांची स्तूपा। अच्छा, आपको पता है ये स्तूपा क्या होता है? व्हाट इज स्तूपा? हाँ, एक टूम लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ऐसे गोल एक रैलिक। अच्छा, आपको पता है उसमें क्या रखा जाता था पुराने जमाने में? जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते थे उन, अब गौतम बुद्धा के जो रैलिक्स थे, जो सामान वगैरह रख लिया गया था, कई बार उसे भी उसके अंदर रख लिया जाता था और उसे एज ए टूम फिर यूज करने जाने लगा, ठीक है। अभी फिलहाल 200 के नोट में क्या है? सांची स्तूपा। आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने बता दिया एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला, और ओडीआई ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला था? विराट कोहली। T20 सूर्य कुमार यादव, और टेस्ट मैंने बताया ही नहीं। पैट कमिंस के अलावा आर अश्विन। मल्टीपल प्लेयर्स है वैसे, आई थिंक 3 या 4 क्रिकेटर्स को मिला, एक था उसमें आर अश्विन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फाइनली फीफा वर्ल्ड कप है, और अच्छा वुमेन्स का है वो भी, ठीक है। वुमेन्स का फीफा वर्ल्ड कप 2027 में कहां होस्ट सिटी क्या रहेगी? एक और चीज, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन कई बार होता है अपकमिंग इवेंट्स पे क्वेश्चन पूछने का। तो अपकमिंग इवेंट ये देखो, अभी 2027-24 चल रहा है और 27 का उसने पूछा, मैंने अभी क्वेश्चन बनाया है, आंसर है ब्राजील। अब ये जो रिमेनिंग ऑप्शन बन गए बच गए हैं बेटा, यानी CUM, ठीक है, C फॉर कनाडा, U फॉर यूएसए, M फॉर मैक्सिको। अगर आप नॉर्थ अमेरिका का मैप देखोगे तो ऊपर कनाडा है, उसी के नीचे अमेरिका है, समझ में आ रहा है, और उसी के नीचे मैक्सिको है। समझ लो ये मैप देख रहे हो आप, लाइन से कंट्री है टॉप टू बॉटम, ठीक है। याद रखना 2026 का जो मेल का फीफा का वर्ल्ड कप है वो ये 3 कंट्री मिलकर होस्ट करेगी। तो आपका फीफा मेल वाला वर्ल्ड कप भी हो गया, फीमेल वाला वर्ल्ड कप भी हो गया। अब बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप की। अब ना थोड़ा मैं अच्छे से ये यूज करता हूं ये बॉक्स के अंदर। बात करते हैं फीफा की। 1904 में स्टेब्लिश हुआ, इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिक, जो कि कहां है? स्विट्जरलैंड। इसका प्रेसिडेंट कौन है? इन्फेंटिनो, मिस्टर इनफेंटिनो। और फीफा वर्ल्ड कप पहला कब हुआ था? 1930 में। कहां हुआ था? उरुग्वे में। जीता कौन था? उरुग्वे। इतना फैक्ट्स आप लोग लिख लो, मोर देन इनफ होगा। ये बैकग्राउंड है फीफा के बारे में। अच्छा, मैंने बोला था कुछ चीजें मैं प्रश्न के अंदर ही आपको आंसर दिखाऊंगा। फीफा में कितने लेटर है? 1904, वहीं के वहीं याद हो जाएगा। थोड़ा सा रिकॉल कर ले, वर्ल्ड प्रेस डे में क्या याद करना था? प्री में कितने लेटर है? 3, इसलिए प्रेस डे 3 मई। अच्छा, मई क्यों याद रहेगा? ऐसा कौन सा महीना है जिसमें 3 लेटर है? मई, आप ऐसे याद रख सकते हो। और हमने क्या देखा था? एयरफोर्स में कितने लेटर है? 8, तो 8 अक्टूबर। अक्टूबर कैसे याद रहेगा? फोर्स के अंदर भी ओ भी है, ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। आगे बढ़े बेटा। अभी विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली प्लान टू डेवलप रेलवे सिस्टम ऑन द मून? अब पहले मून में भारत में पहले तो बेटा लोग नहीं है, रेलवे सिस्टम बनाने की प्लानिंग की जा रही है, और ये कौन कर रहा है? अभी नासा कर रहा है। नासा का बैकग्राउंड देख लेते हैं। नासा 1958 में स्टैब्लिश हुआ था, और हेडक्वार्टर कहां है बेटा? वॉशिंगटन DC में। ये आप याद रखिएगा। और क्या कर सकते हैं? मून के बारे में थोड़े फैक्ट्स देख लेते हैं। मून में पहला कंट्री जो विजिट किया था वो था रशिया, लेकिन इनकी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई थी। सॉफ्ट लैंडिंग अगर क्वेश्चन स्पेसिफिक पूछे तो आंसर हो जाएगा यूएसए। रशिया कब पहुंचा था? 1959। यूएसए सॉफ्ट लैंडिंग कब किया? 1966। हाँ, रिसेंट में एक और चीज मून न्यूज में चल रही है, जापान 5वां कंट्री बन गया। अब तक टोटल सिर्फ 5 देश है जो मून पर गए हैं, जापान अभी न्यूज में 5th कंट्री बना है जो कहां पर गया है? मून में गया है। तो 5 कंट्री कौन सी हो गई? एक हो गई बेटा रशिया, एक हो गया यूएसए, एक हो गया चाइना, एक हो गया इंडिया, और ये हो गया जापान। मैंने आपको लाइन से बता दिए।
भारत, अच्छा क्वेश्चन अगर मून के ऊपर पूछ लिया जाए, भारत पहली बार कब पहुंचा था? 2008। 2008 याद रखिएगा। और 2008 थोड़ी देर पहले क्या बताया था? नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, गंगा, 2008। मून के ऊपर और कुछ बता सकता हूं? हाँ, अगेन आपके सिनोनिम्स आते हैं, एंटोनिम्स आते हैं आपको बैंकिंग में। क्या पता डायरेक्ट एक क्वेश्चन आ जाए, कुछ हो जाए। सेलेनो सेलेनोलॉजी, जस्ट ये एक टर्म है, स्टडी ऑफ मून कहा जाता है इसे, स्टडी ऑफ मून, लिख लीजिएगा। हाँ, किसका किसका बेटा? अच्छा, फ्लोट, फ्लोट मिशन इन्होंने लॉन्च किया था। ओके बेटा, फ्लोट का फुल फॉर्म में काम करेंगे, वो देखेंगे क्या है, ठीक है। मेरे को वो देखना पड़ेगा, वो मिशन का फुल फॉर्म का। अच्छा हाँ, फुल फॉर्म के भी ऊपर आपको क्वेश्चंस वैसे तो पूछे जाते हैं, ठीक है। एक चीज आप ये याद रखिएगा, वैसे मून का मैंने जो बैकग्राउंड बताया है, रिसेंट में एक और, मैं अभी ये मेरे को नाम अभी कलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, चाइना का भी अभी रिसेंट में एक मून का ऊपर उन्होंने अपना एक मिशन भेजा है। अगेन उसका भी मैं बाद में नाम देख के बता दूंगा, फिलहाल हम डीप में बाद में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल ये सारी चीज हो गई अच्छे से। अभी रिसेंट में वेस्ट बंगाल को कौन से साइक्लोन ने हिट किया है? इसका आंसर होगा बेटा, यहां पर रामीर, यहां पर लिखा नहीं है, रेमल, रेमल, यहां पर ऑप्शन में ही नहीं है, ये याद रखिएगा। और ये बेटा जेस्पर है, ये आया है जेस्पर, आई थिंक आया है ऑस्ट्रेलिया में। एक आया है बेटा बीपर जॉय, बीपर जॉय कहां आया था पिछली बार? गुजरात में। मोचा आया था म्यांमार में। सिर्फ इतना ही अभी डिस्कस करते हैं। साइक्लोन अगर आपको किसी को यहां नहीं पता है तो ये है बेटा, साइक्लोन मतलब समुद्र में आने वाला भंवर। समुद्र में एक साइक्लोन क्रिएट होता है और वो लैंड को हिट करता है, ठीक है। तो आपको ये साइक्लोन 4 जो न्यूज में हाल फिलहाल चल रहे थे वो मैंने बता दिए। अच्छा, रीमल के ऊपर ना, ये 2024 का भारत का पहला साइक्लोन था, इसलिए न्यूज और इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, कहां पर आया था? वेस्ट बंगाल में। और आपको ये ना बीपर जॉय भी भूलना नहीं है, ये एक ही है, बी आई है, बीपर, BIPAR, बीपर जॉय कहां आया था? गुजरात में। और अब तक का अगर आपको पूछा जाए सबसे बड़ा साइक्लोन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कौन सा था? बीपर जॉय कहां आया था? गुजरात में। तो आपको ये साइक्लोन के कुछ, एक साइक्लोन तितली बीच में आई, वो बहुत पुरानी है, वो क्वेश्चन नहीं आएगा। आगे बढ़े, चलो वेरी गुड बेटा, नो डाउट। ठीक है, आगे बढ़े। इंडिया का, हाँ, रिकॉर्डिंग बिल्कुल मिल जाएगा बेटा, है ना। चलो इंडिया का, अच्छा वैसे तो ज्यादा बचा नहीं है। अच्छा, टाइम आज कुछ ज्यादा ही हो गया, 15 मिनट्स में रफा दफा करे फटफट अभी क्लोज करता हूँ, ठीक है। इंडिया का पहला AI बेस्ड मूवी का नाम बताना है आपको, ठीक है बेटा। वो है, अगेन यहां पर लिस्ट आ गया, ये बेटा ईरा, ईरा है, ठीक है। आयरा, IRAH, ये इंडिया की पहली AI बेस्ड मूवी है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए दुनिया की पहली AI बेस्ड लैंग्वेज का नाम बताओ, तो वो है लिस्प। अगर क्वेश्चन पूछा, ये लीसा कौन है? इंडिया की पहली AI न्यूज एंकर। ये ना मैं बता रहा हूं, AI जितना भी न्यूज में चल रहा है, चांसेस है AI के क्वेश्चंस आने के। न्यूज एंकर, और कहां पर लॉन्च हुआ है? उड़ीसा, ठीक है। आइरिस क्या है? इंडिया की पहली AI टीचर। AI टीचर का नाम भी मैंने बता दिया। जितने भी चीजें AI में चल रहा है मैंने सारी चीजें डिस्कस कर ली है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था AI सिटी भारत की कौन सी थी? लखनऊ। AI के बारे में जितना हो सकता है हमने देख लिया। स्पीड सब लोग बता सकते हैं, अगेन किसी को स्लो वैसे तो मुझे नहीं लगता करना चाहिए, सही चल रही है। सिस्टमेटिक वे में अभी लिख भी रहा हूं जिसके सामने जैसे है। ठीक है बेटा, आगे आ जाते हैं। इंडिया का रैंक वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स में 159 है। 80 कहाँ है बेटा हमारा? आई थिंक पासपोर्ट इंडेक्स, पासपोर्ट इंडेक्स। हाँ, इंडेक्स के ऊपर क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हैं, इंडेक्स आप अच्छे से करते हुए चलिएगा। ये 64 नहीं है, ऑप्शन में मैंने 4 रखा था। फायर पावर इंडेक्स, फायर पावर इंडेक्स। अच्छा, ये फायर पावर इंडेक्स क्या होता है? इसके ना अलग अलग 30 से ज्यादा पैरामीटर्स है, लेकिन वन ऑफ द पैरामीटर मैं बता रहा हूं। अगर फायर पावर इंडेक्स में मिलिट्री, कि किस कंट्री की मिलिट्री कितनी पावरफुल है, मिलिट्री के अलावा हेल्थ भी है और भी बहुत सारे पैरामीटर्स है। बट आपको याद रखना है, इंडिया का
फायर पावर इंडेक्स में रैंकिंग क्या है बेटा? चौथा रैंक है। पासपोर्ट इंडेक्स में क्या है? 80th रैंक है। और ये पासपोर्ट इंडेक्स, अच्छा हाँ, पासपोर्ट इंडेक्स हम 80 रैंक है, मतलब हमारा दुनिया का 80वें नंबर पे सबसे पावरफुल पासपोर्ट है। इसका मतलब है ये कैसे डिसाइड करते हैं कि किस कंट्री का सबसे पावरफुल पासपोर्ट है? इसका मतलब वो क्राइटेरिया क्या है? अगर हम 80वें नंबर पे है, मतलब हमको कितने सारे कंट्रीज में वीजा फ्री एंट्री मिलती है। हमको अभी रिसेंट में, लास्ट टाइम मैंने जब देखा था, अभी इस साल का आंकड़ा नहीं पता, लास्ट टाइम इंडिया को 60 कंट्रीज में वीजा फ्री एंट्री थी। नेपाल में जाने के लिए नो वीजा, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज है जहां पर आपको वीजा नहीं लगेगा। भूटान में जाने के लिए नो वीजा। तो आपको ऐसे याद रखना है। और ये हमने कौन सा पासपोर्ट इंडेक्स देखा? हेनले। आपको ना ये याद रखना है। वैसे तो 2 से 3 अलग अलग एजेंसी है जो पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज करती है, लेकिन आपको एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? आज तक तो हेनले पासपोर्ट पे ही पूछा है। अभी 126 हमारा पीस इंडेक्स, याद रखिएगा। पीस इंडेक्स और हैप्पीनेस इंडेक्स दोनों में हमारा रैंकिंग क्या है? 126। मतलब हमारी रैंकिंग ज्यादा अच्छी नहीं है। वैसे 26 पता है कैसे याद रख? अच्छा, पासपोर्ट में कितने नंबर से बेटा? लेटर से 8। मैंने अगेन बोला है, कुछ चीजें प्रश्न के अंदर ही, पासपोर्ट में 8 लेटर है तो 80 याद रखना आसान हो जाएगा। फायर में कितने लेटर है? 4। तो इंडिया का रैंक क्या है? 4। एक और चीज, हैप्पीनेस और पीस बताता हूं कैसे याद रख सकते हो? 26। आपको पता है ना, इंडिया का खुशी से नाता 36 का आंकड़ा होता है। ज्यादा खुश नहीं रह पाते, या खुशी की लाइफ में अगर कोई इंसान बहुत खुशी है तो उसकी पत्नी के साथ कजिया हो जाएगा, या उसके पेरेंट्स के साथ उसको भैया ताने पड़ेंगे, साला 8 बजे तक 9 बजे तक सो रहा है। तो 36 का आंकड़ा आप ये जो याद रख रहे हो, 36 से -10 कर देना, आसपास पहुंच जाओ। यानी लास्ट डिजिट आपको क्या रहना जरूरी है? 6। ऑप्शन कटिंग आपको आना चाहिए। कुछ चीजें लॉजिकली याद रखा करो। आगे देखते हैं, विच कंट्री बिकेम द थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर? इसका आंसर हो जाएगा बेटा इंडिया। फर्स्ट नंबर पे है चाइना, सेकंड नंबर पे है यूएसए। अच्छा, इंडिया अगर अभी तीसरे नंबर पे आया है, उसने किसको? अच्छा, ये लाइन से 4 हो गए। फर्स्ट पे चाइना, दूसरे पे इसको यूएसए कर लो, तीसरे पे इंडिया, चौथे पे जापान। इसका मतलब है हम सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन में हमारा कौन सा नंबर है? तीसरा नंबर है। अच्छे से लिख लेंगे। लिखा सबने? ये सोलर पैनल्स। नेक्स्ट न्यूज है हमारी। अच्छा, 26 सालगिरह यानी 100th बर्थ एनिवर्सरी रिसेंट में बनाई गई है, ठीक है। मुथुवेल है, मुथुवेला है वैसे, ये मुथुवेला करुणानिधि। ये कौन थे? तमिलनाडु के फॉर्मर सीएम। अच्छा, मतलब इनका जन्म कब हुआ था? 1924 में। इनकी 26वीं बर्थ एनिवर्सरी है। कई बार आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज एसोसिएटेड विथ। क्वेश्चन पूछा जाएगा ये सीएम थे, गवर्नर थे, या कौन थे? आपको ये याद रखना है, फॉर्मर सीएम थे। कहाँ के थे? तमिलनाडु के थे। थोड़ी देर पहले हमने क्या किया था? तमिलनाडु में इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ है। और याद रखना, सिर्फ चेन्नई में नहीं हुआ है, 4 सिटीज में हुआ है। चेन्नई, मदुरई, कोइंबटूर और त्रिची। ये 4 सिटीज में इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए हैं। और खेलो इंडिया यूथ गेम में इस बार टॉप मारा है महाराष्ट्र ने। पिछले साल भी टॉप मारा था महाराष्ट्र ने। सेकंड नंबर पे इस बार टॉप किया है तमिलनाडु ने। और एक और चीज, तमिलनाडु के ना मेडल सिर्फ 98 है। इससे ज्यादा मेडल्स हरियाणा के हैं 103 या 104 है। फिर भी तमिलनाडु टॉप दूसरे नंबर पे क्यों है? क्योंकि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जो पोजीशन डिसाइड की जाती है वो गोल्ड मेडल पे डिसाइड की जाती है। जो सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतेगा उस हिसाब से उसकी पोजीशन होगी। और खेलो इंडिया यूथ गेम टोटल इस बार 26 गेम्स थे। कितने गेम्स थे? 26 गेम्स। आगे बढ़े। आसाम में क्या हुआ था बेटा? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। आसाम में ही नहीं, वैसे एक और चीज बताता हूं, नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट्स में हुआ था, लेकिन मेनली होस्ट किसने किया है? आसाम ने। और हाँ, एक और चीज रह गई, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में मैंने बताया नहीं, चंडीगढ़ ने टॉप मारा है। चंडीगढ़ ने टॉप मारा है, 200 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये भी आपको याद रखना है। फर्स्ट इंडियन वुमन रिप्रेजेंटेटिव इन यूएन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूएन तो सबको पता होगा। दुनिया में अगर आपको कभी क्वेश्चन पूछा जाए कितने देश है, तो यूएन के कितने मेंबर है? 193। तो आंसर क्या हो जाएगा? 193 कंट्रीज है ऑफिशियली। अनऑफिशियली 270 से ज्यादा है। लेकिन यूनाइटेड नेशन अगर उसको देश नहीं मानता तो मान के चलो वो देश नहीं है। किसी भी देश, अब मैं डिटेल में बताऊंगा देश की डेफिनेशन क्या है, फिलहाल अभी वापस आते हैं। रुचिरा कंबोज, ये कौन है बेटा? हमारी यूनाइटेड नेशन में रिप्रेजेंटेटिव है। भारत का नेतृत्व कौन करता है यूनाइटेड नेशन में? रुचिरा कंबोज।
अब मैं थोड़ा सा फैक्ट्स बता देता हूँ यूएनओ के बारे में। यूएनओ पता है क्यों स्टेब्लिश किया गया था? दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध ना हो सके। विश्व युद्ध दूसरा कब खत्म हुआ था? 1945 में खत्म हुआ था। तो इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है? 1945। जैसे ही विश्व युद्ध दूसरा खत्म हुआ, ये एस्टेब्लिश हुआ। कौन सा तारीख था? 24 अक्टूबर। हेडक्वार्टर कहां है? न्यूयॉर्क। टोटल मेंबर मैंने कितने हैं बता दिया, ठीक है। आपको यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अभी रिसेंट में एसएससी सीजीएल में एक एग्जाम में क्वेश्चन था, 2001 में इसको क्या मिला था बेटा? नोबेल पीस प्राइज। नोबेल पीस प्राइज। बाकी फैक्ट्स यूएनओ के बारे में अलग तरीके से अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। यूएनओ का इतना बैकग्राउंड याद रखिए। आगे आ जाते हैं। एक पेड़ मां के नाम। एक पेड़ मां के नाम, अभी हाँ ये रिसेंट में कैंपेन लॉन्च किया गया है। पूछा जाएगा कि कहां पर लॉन्च किया गया है, आंसर हो जाएगा बेटा बुद्धा जयंती पार्क, जो कि है दिल्ली में। ये आप याद रखिए। और इसमें मिलियंस ऑफ पेड़ हम लगाने वाले हैं। मिलियंस ऑफ हम लोग ट्रीज को क्या करेंगे? प्लांट करेंगे। एक पेड़ मां के नाम। अभी मैंने बताया था पेड़ लगाने से ग्लोबल वार्मिंग कम होती है। अच्छा, अमृत गार्डन फिलहाल, हाँ एक और चीज ये भी करंट का ही है। मुगल गार्डन बेटा याद रखिएगा। आपको पता है ना पार्लियामेंट, पुराने पार्लियामेंट के जो गार्डन था उसका नाम था मुगल गार्डन। अभी मुगल मुसलमानों के नाम पर रखा गया था, मुगल एम्पायर के नाम पर रखा गया था, तो उसका नाम चेंज हुआ है, उसका नया नाम है अमृत गार्डन। ये आप याद रखिएगा, रीनेम्ड पे क्वेश्चन आते हैं। इसका नया नाम है अमृत गार्डन। भारत का कैपिटल क्या है? ये याद रखिएगा, ओल्ड कैपिटल था कोलकाता। ये भारत का ओल्ड कैपिटल है। 1911 में दिल्ली बना, ठीक है। इंडिया का ओल्ड कैपिटल कलकत्ता था। अच्छा, भारत का कैपिटल दिल्ली नहीं, न्यू दिल्ली है। अब जो लोग बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं वो आपको जस्ट ऐसे टोकते हैं कि दिल्ली नहीं है, न्यू दिल्ली है। आगे बढ़े। वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन किस कंपनी ने बनाया है? अग्नि कूल कॉस्मोस, ठीक है। एक और चीज, अच्छा ये आई थिंक इसका नाम गड़बड़ है। अग्नि इसका कुछ और नाम है, समथिंग अग्नि। इसका जो रॉकेट का नाम है वो भी अग्नि ही है। लेट मी चेक इट, मैं देख लेता हूं क्योंकि आपका होती, ठीक है, अग्निकूल। अच्छा ये अग्नि, ये ऐसा नहीं है, ये वही मैं बता रहा हूँ, अग्निकूल कॉस्मोस। और जो रॉकेट का नाम है बेटा वो भी मैं बता रहा हूँ, अग्निबाण। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अग्निबाण। ये चीज मत भूलिएगा, ठीक है। ये 3D प्रिंटेड भारत का पहला रॉकेट इंजन है। अब रॉकेट के बारे में थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं, तो रॉकेट के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा। पूरे वर्ल्ड का रिसेंट का करंट अफेयर का न्यूज है, सबसे पावरफुल रॉकेट स्टारशिप। ये वर्ल्ड का सबसे पावरफुल रॉकेट है, जो कि किसका है? स्पेस एक्स का है। स्पेस एक्स कंपनी कब फॉर्म हुई थी? 2002। ओनर कौन है? एलन मस्क, ठीक है। ये आपको इतना याद रखना है। और रॉकेट मैन ऑफ इंडिया लिख लो, क्या पता पूछ ले। रॉकेट मैन किसे कहा जाता है? के सिवन। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम। रॉकेट अलग है, ये याद रखिएगा, यही होता है। मिसाइल मैन कौन है? मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम। नहीं, वो नंबी इफेक्ट, वो अलग है, उनको फंसाया गया था, नंबोदरी। फिलहाल ये इतना याद रखिएगा। रॉकेट के बारे में बेटा अभी भी मैं बहुत लिखा सकता, बट हम थोड़ा जल्दी से फिनिश करते हैं। तो ये कुछ चीजें बैकग्राउंड्स आपको देखना है, ठीक है। चलिए, अच्छा ये ना इतिहास में मेरे को आज की सबसे बेस्ट न्यूज अगर पूछी जाए तो वो ये लगी है। फिलहाल गर्ल्स के लिए अगेन इंडिया ने, किसी ने, हाईकोर्ट ने इनिशिएटिव लिया है। भारत का पहला हाईकोर्ट जिसने लॉन्च किया मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी। मतलब अगर गर्ल्स का जो पीरियड्स होते हैं उसमें मंथ में अलग से 2 दिन की एक्स्ट्रा लीव सिक्किम में मिला जाएगा, सिक्किम वाले देंगे। अभी सिक्किम न्यूज में क्यों चल रहा था? सिक्किम में पहला रेंगपो रेलवे स्टेशन आने वाला है, जिसकी आधारशिला नरेंद्र मोदी ने रखा। तो सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन आगे जाके क्या बन जाएगा? रेंगपो। सिक्किम का पहला एयरपोर्ट, सिक्किम में एक ही एयरपोर्ट है जिसका नाम क्या है? और वो भारत का 100th एयरपोर्ट था। मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, मैं बताऊंगा, ठीक है। 100th एयरपोर्ट हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर लेंगे। और एक सिक्किम में एक और चीज याद रखिएगा कि सिक्किम भारत का फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट है। ऑर्गेनिक स्टेट, ये चीज याद रखिएगा। ऑर्गेनिक स्टेट क्या होता है? जहां पर खेती 100% ऑर्गेनिकली की जा रही है,
उसमें वहां पर अब ऐसा उनका मानना है कि वो जो भी कर रहे हैं ऑर्गेनिकली कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, राजस्थान के बारे में, भारत का फर्स्ट एआई बेस्ड हाई कोर्ट। अगेन हाई कोर्ट से रिलेटेड राजस्थान से ये चीज याद रखिएगा। एआई हमने आज बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर लिया, आप एआई से रिलेटेड जितनी भी न्यूज है अब उससे रिलेटेड मुझे तो नहीं लगता आपसे छूटेगा। और केरला, आई थिंक केरला ना इंडिया का फर्स्ट पेपरलेस हाई कोर्ट, पेपरलेस हाई कोर्ट अगर इंडिया का पूछा जाए। अच्छा मैंने ऑप्शन भी ऐसे, अच्छा हरियाणा, इससे भी याद कर सकते हो, इंडिया का फर्स्ट मोबाइल हाई कोर्ट। अच्छा किसी को पता है ये मोबाइल हाई कोर्ट क्या होता है? एपीजे अब्दुल कलाम के मुंह से सिर्फ एक दिन एक स्टेटमेंट निकल गया था कि ऐसे वर्ग भी है भारत में जो हाई कोर्ट चल के नहीं आ सकते, बीपीएल श्रेणी के लोग। तो हमको ऐसा एक कोड बनाना चाहिए जो उनके द्वार में चाहे। तो एक भारत का पहला इनिशिएटिव हरियाणा ने, हालांकि ये क्वेश्चन अभी पूछेगा नहीं, लेकिन ये एसएससी सीजीएल ने ना पहले ही पूछा है, इसलिए मुझे ये पता है। 2006 में भारत का पहला मोबाइल हाईकोर्ट कहां स्टेब्लिश किया गया था? हरियाणा। मतलब वो भैया बस वस लेके सीधे चले जाते हैं, मोबाइल मतलब वो मूव करते हैं इधर से उधर, ये चीज याद रखना। और अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ये जो हाईकोर्ट है मोबाइल हाईकोर्ट, दिस इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम, यानी ये किसकी सोच थी? अब्दुल कलाम की। हाईकोर्ट, अच्छा हाँ, भारत का पहला हाईकोर्ट भी आप लिख सकते हो, कोलकाता हाईकोर्ट 1862। हाईकोर्ट से रिलेटेड इतने फैक्ट्स आपको याद रखने हैं फिलहाल। आगे चलना पड़ेगा अब, पक्का? ब्रांड एम्बेसडर टोबैको कंट्रोल के लिए किसे रखा गया है? पीवी सिंधु। याद रखिएगा भारत में नो टोबैको डे, नो, भारत में नो टोबैको डे कब रहता है? 31 में। नो स्मोकिंग डे, नो स्मोकिंग डे कब रहता है? 31 में, दोनों एक साथ। अब बताता हूं ये याद कैसे रहेगा। टोबैको खाने से इंसान टपक जाता, मर जाता, मतलब आखिरी दिन मतलब खत्म, मतलब वो ऐसा कौन सा महीना है जो सबसे आखिरी दिन होता है? 31 ही रहेगा। ये 31 तारीख याद हो गई। किसी भी महीने का मैक्सिमम आखिरी तारीख कितनी रहेगी? 31। अब मई कैसे याद होगा? मतलब ते मेला, मेला मतलब मई। अब देखो बीड़ी पिएगा अगेन मर जाएगा, तो बीड़ी पीना और टोबैको खाना दोनों 31 मई, इजीली आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और महेंद्र सिंह धोनी, इनको अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, चलो बेटा आपका करंट अफेयर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। गुच्ची का कौन है? आलिया भट्ट, गर्ल्स को पता होगा, गुच्ची का बैग। और अब लड़कों को तो ये पढ़ते भी नहीं आएगा, गुक्की, ठीक है बेटा। चलो ये फिलहाल याद रखना। और करीना कपूर अगेन यूनिसेफ है आई थिंक, हाँ यूनिसेफ, यूनिसेफ का इन्हें बनाया, UNICEF, ठीक है। अच्छा ये याद रखिएगा, यूनिसेफ क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एजुकेशन फंड। इसका फुल फॉर्म भी लिख देता हूं, हाँ, यूनाइटेड, ये याद रखिएगा। करंट अफेयर ना बेटा धीरे धीरे ज्यादा समझ में आता है, आपको धीरे धीरे ये फुल फॉर्म भी याद रखने। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एंड एजुकेशन फंड 1946 में स्टैब्लिश किया गया था। अब ये 1946 कैसे याद रख सकते हो? मैंने बोला है प्रश्न के अंदर आंसर निकाल के दिखाऊंगा। यूनिसेफ खत्म कहां पर हो रहा है? एफ कौन से नंबर का लेटर है? 6। और मैं बोलूंगा 1940s में 6 एक ही जगह आएगा। और 1940s क्यों बता रहा हूं? 1940 भी क्यों याद रहेगा आपको? अभी मैंने बताया था यूएनओ, अगर किसी के नाम में जनरली यूनाइटेड लगता है मतलब 1940s की बात है। और 1940s में 6 कैसे याद रहेगा? एफ पे खत्म हो रहा है, पक्का? आगे बढ़े अभी। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के तरफ से कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने टॉप मारा है? आईआईटी बॉम्बे, ये याद रखने। और सेकंड नंबर पे कौन मारा है बेटा? आईआईटी दिल्ली। अच्छा एक और चीज याद रखना है, आईआईटी दिल्ली ने हाल ही में, आईआईटी के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, आईआईटी दिल्ली ने अपना पहला ओवरसीज ब्रांच अबू धाबी में डाला है, अबू धाबी में उन्होंने डाला है। तो आपको ये याद रखना है, ओवरसीज मतलब विदेशी ब्रांच, भारत के अलावा बाहर में कहां पर रखा है। और आईआईटी मद्रास ने 2023 में, ये भी रिसेंट की ही न्यूज है, अभी हमने कस्ट में, टी फॉर तंजानिया, याद है कस्ट सबको? KUST, कस्ट क्या देखा था हमने? शीलिंग, शीलिंग ये करेंसी थी। और कस्ट में टी क्या था? तंजानिया, तंजानिया अफ्रीका की एक कंट्री है। तो आईआईटी मद्रास ने भी अपना एक ओवरसीज ब्रांच लॉन्च किया है। तंजानिया का कैपिटल कोई बताएगा? आई थिंक इट्स दोदोमा, ठीक है, दोदोमा है, दोदोमा।
ठीक है बेटा फिलहाल। अच्छा इन्होंने तंजानिया में डाला था, ठीक है अपना ब्रांच। आगे बढ़ जाए। टू विच स्टेट डिड द वर्ल्ड बैंक, अच्छा रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने 10,000 करोड़ का लोन दिया है एयर पोल्यूशन को टैकल करने के लिए। किस राज्य को? हरियाणा। लिख लीजिए, बहुत बड़ी न्यूज है। और आपके वर्ल्ड बैंक के ऊपर आपको क्वेश्चन बैंकिंग में भी पूछा जाता है कई बार। आपको वर्ल्ड बैंक के ऊपर पहली चीज क्या याद रखनी है, 1944 में स्टेब्लिश हुआ। हेडक्वार्टर कहां है? डब्ल्यू से वर्ल्ड, डब्ल्यू फॉर वर्ल्ड, तो डब्ल्यू फॉर वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी इसका हेडक्वार्टर भी याद रखना है। स्टेब्लिशमेंट ईयर भी बता दिया। अच्छा रिसेंटली एक एग्जाम में पता है क्वेश्चन क्या पूछा था, जो कि किसी भी बुक में, स्पेशली लूसेंट आप लोग पढ़ते हो, लूसेंट में भी गिवन नहीं है, कि वर्ल्ड बैंक इज द आउटकम ऑफ ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। ये याद रखिए, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, यानी ये क्या है, एक कॉन्फ्रेंस रखा गया था अमेरिका के अंदर, ये प्लेस का ही नाम है ब्रेटन वुड में। तो इसमें डिस्कस किया गया और इसमें हमने ये डिसाइड किया था कि दुनिया में एक ऐसा बैंक होना चाहिए जो लोगों को हेल्प करे और लोन दे, और इसी में हमने डिसाइड किया, और यहीं पर क्या बन गया, वर्ल्ड बैंक। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए आईएमएफ किसका आउटकम, अगेन वो भी वर्ल्ड बैंक में, वहीं पर हमने डिसाइड कर लिया था, ठीक है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। अच्छा तमिलनाडु में अगेन क्या हुआ है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, लद्दाख में खेलो इंडिया विंटर गेम्स, विंटर गेम्स ये भी याद कर लीजिए, खेलो इंडिया। अच्छा मैं पता है खेलो इंडिया बार बार क्यों डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि ये भारत सरकार अपने तरफ से कराती है, इसी पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं खेलो, और यही चीज थोड़ी हिडन हो जाती है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहां हुआ है इस साल? लद्दाख में। एक और चीज याद रखिएगा, लद्दाख में टॉप किसने मारा? आर्मी ने, ठीक है ना, इंडियन आर्मी ने यहां पर टॉप मारा है। एक और चीज, अच्छा हाँ खेलो इंडिया, यार मैंने एक और चीज नहीं बताया, खेलो इंडिया पैरा गेम्स, पैरा गेम्स, हाँ इसका 2023 की न्यूज है, हालांकि इसका फर्स्ट एडिशन कहां हुआ था? दिल्ली में। आपको फर्स्ट एडिशन था, इसलिए आपके लिए और अगेन इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े। कौन सी लोकसभा कॉन्स्टिट्युएंसी है जहां पर सबसे ज्यादा नोटा के वोट डाले गए हैं? ये तो बहुत ज्यादा आसान है, इंदौर, ठीक है। नोटा सबको पता है, नन ऑफ दी अबव। अगर आप वोट देने जाते हैं और वहां पर चार मान लीजिए कैडेट्स है टोटल जो लोग खड़े हुए हैं, आपको वो चारों को वोट नहीं देना है, पांचवा बटन क्या है? नोटा। और याद रखना भारत में नोटा कब आया? सन 2013 में। और क्वेश्चन अगर ऑप्शन में मान लेते हैं इंदौर ना हो, कई बार एग्जाम टफ क्वेश्चन बनाता है, ये तो इस साल का न्यूज है ना 2024 का, हो सकता है नोटा, भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा नोटा को वोट कहां दिया गया? गोपालगंज। 2019 का रिकॉर्ड इसका था, यहां पर आई थिंक 51,000 के आसपास नोटा को वोट दिया गया था, और इस बार उसको ओवरटेक किसने किया है? इंदौर ने, याद रखना। और ये यहाँ ये ताशी गैंग बेटा हिमाचल प्रदेश में एक पोलिंग स्टेशन है। सबको पता है ना पोलिंग स्टेशन क्या होता है? पोलिंग स्टेशन मतलब जहां जाके आप वोट दे रहे हो। तो ये पूरे वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन पहाड़ के ऊपर रखा गया था, तो वहां बहुत ही सकरा रास्ता था। तो ये इस बार इलेक्शंस हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, सबसे टफ क्वेश्चन होता है ये, ठीक है। तो इंडिया का सबसे हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन ताशी गैंग कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। और हाँ, चांदनी चौक भारत का सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कॉन्स्टिट्यूएंसी। मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे लोग होंगे शायद कॉन्स्टिट्यूएंसी पता है ना, जहां से नेता खड़ा होता है। तो भारत का सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? चांदनी चौक, दिल्ली। अच्छा चांदनी चौक में भी इस बार आग लगी, पता चला अभी? इस बार मुझे लग रहा है फायर के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, फायर पावर इंडेक्स भी याद रख लो, हाँ किसी ना किसी तरीके से अभी। और जैसे कि इस बार एक और जगह आग लगी थी, कौन सा था? नैनीताल फॉरेस्ट, 30 एकड़ हमारा बर्बाद हो गया। क्या पता क्वेश्चन ये पूछ ले, फॉरेस्ट एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट ये भारत का कौन सा है? 1927। ये एसएससी वालों की आदत है, आंकड़ों के ऊपर ही क्वेश्चन पूछते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन दिख जाए तो आंसर क्या होगा? 2 बार भारत में इस साल आग लग गई, चांदनी चौक में बुझा ही नहीं पा रहे थे। तो ये याद रखिएगा, फॉरेस्ट एक्ट। मैंने एक और, एक मिनट, हाँ फॉरेस्ट एक्ट, ठीक है, फॉरेस्ट में आग लगी थी। और क्या पूछ सकते हैं? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 1981 में स्टैब्लिश हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बेटा? देहरादून। ये छोटा सा फैक्ट है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो एसएससी पूछता है, ठीक है। अच्छा यहाँ एसएससी वाले कितने हैं, कोई है ना? हाँ बड़े आगे। हु बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द बार काउंसिल, बार काउंसिल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? आपको ये कपिल सिब्बल तो पता ही होगा, बहुत ज्यादा फेमस लॉयर है, इनसे ज्यादा फेमस, वन ऑफ द फेमस लॉयर इन इंडिया। इनकी इनकी पता है एक विजिटिंग चार्जेस 25 लाख रुपए। आपका एक चार्ज यानी एक विजिट मारेंगे और आपके 25 लाख, और वो डिपेंड करता है 25 से 50 लाख के अंदर,
वो एक विजिट का अपना चार्ज ले लेते हैं। अब यहाँ पर फेक न्यूज भी मानी जाती है, कई लोग बोलते हैं 4 लाख, कई लोग बोलते हैं 6 लाख, मैंने 25 से 50 लाख भी पढ़ा है। कपिल सिब्बल याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट हमने आज अच्छे से डिस्कस कर लिया। कब स्टेब्लिश हुआ था? 1950 में सुप्रीम कोर्ट स्टेब्लिश हुआ था, तारीख थी 28 जनवरी। ठीक है, अभी फिलहाल यही याद करो, मैं वही बोलता हूं, मैं बार बार पूछ पूछ के ही याद करा दूंगा आपको। आगे बढ़ते हैं, फिलहाल सबका हो गया? अच्छा, आज मैंने एक वर्ड बताया था आपको, बुझाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डाउस। ठीक है, ये डाउस याद रखिएगा। ठीक है, DOUSE, डाउस। चलो ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। Who among the following became the new PM of Russia for the 5th time? ठीक है, ये मिखाइल नहीं, व्लादिमीर पुतिन बेटा वहां का प्रेसिडेंट है, और मैंने पूछा है PM, और वो है मिखाइल मिशुस्तिन। और पुष्प कमल दहल प्रचंडा, इसका नाम है पूरा, प्रचंडा, ये बेटा अभी रिसेंट में नेपाल के PM है, ये याद रखिएगा, ये करंट की ही न्यूज है, बार बार उनका सत्ता वो ऊपर नीचे हो रहा था। और ये दिनेश गुणवर्धने, ये श्रीलंका के अभी PM है, ये भी चीज याद रखिएगा, और ये हाल फिलहाल की न्यूज में है। अच्छा, पॉलिटी पॉलिटी का एक क्वेश्चन बता देता हूँ। आर्टिकल 75 के अंदर PM, आर्टिकल 75 है जो भारत के PM का मेंशन किया गया। अगर क्वेश्चन, ये आर्टिकल है, ठीक है, आर्टिकल 75 में क्या मेंशन किया गया बेटा? भारत का एक PM होना चाहिए, और भारत के PM को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। ये ना, जो लोग SSC वाले, ये याद रखिएगा, भारत के PM को अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल? 75। अच्छा, एक चीज बताऊं, इस बार मैं बोल रहा हूं, मेरे हमेशा प्रिडिक्शंस वर्क करते हैं। इस बार अभी मैं सर्व कर रहा हूं ऑफिसर्स करियर एकेडमी में एज एन एडुकेटर। इस साल हमने 4 रिजल्ट्स दिए हैं NDA में। पिछले 10 साल से ऑफिसर्स करियर एकेडमी पुणे में काम कर रहा है, लेकिन आज तक उसने एक भी रिजल्ट नहीं दिया। आई एम द न्यू वन, लाइक 1.5 साल से मैं वहां सर्व कर रहा हूं, और हमने अभी इस साल 4 रिजल्ट दिए। आपको पता है, सर ने मुझे पिछले 1 साल से यही बोल रहे हैं, सुमित एक रिजल्ट एक रिजल्ट एक रिजल्ट। बहुत कम लोग बच्चे होते हैं जो NDA करना चाहते हैं, रिजल्ट भी बहुत कम होता है, 380 सीट्स होती है सर। कितनी? 380 सीट्स। फॉर्म भी हो जाते हैं 4 लाख 5 लाख। अब क्या होता है, इतनी लड़ाई होती है जिसमें पास करना बहुत मुश्किल होता है। मैं हमेशा बार बार बोलता हूँ, मेरे प्रिडिक्शन वर्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस बार मैंने पॉलिटी में टोटल आर्टिकल है 460 से ज्यादा, मैंने 10 से 12 आर्टिकल इस साल प्रिडिक्ट किए थे। उनको बोला था बेटा वैसे तो आर्टिकल बहुत होते हैं, ये 12 आर्टिकल रट्टा मार के जाओ, क्वेश्चन चांसेस है कि इसके अंदर से आएगा। और इस बार NDA 2024 के क्वेश्चन में 371 के ऊपर क्वेश्चन आया, और मैंने बोला था 371 के ऊपर आ सकता है, 324 से लेके 329 के बीच में क्वेश्चन आ सकता है, आर्टिकल 102 पे आ सकता है, आर्टिकल 151 पे आ सकता है, 91 पे। रीजन क्या था? मणिपुर में आग लगी, मणिपुर में बहुत ज्यादा 100 से ज्यादा कैजुअलिटीज हुई, रेप केसेस बहुत चल रहे थे, बसेस में आग लगाई जा रही थी, मणिपुर इतना ज्यादा बर्निंग इश्यूज था, और मेरे को पता था आर्टिकल 371 के अंदर मणिपुर मेंशन किया गया है। तो मैंने बोला बेटा पॉलिटी के अंदर क्वेश्चन है कि आर्टिकल ये वाला आएगा। बोले सर आर्टिकल 102 पे क्यों क्वेश्चन आएगा? बीच में 1 साल पहले राहुल गांधी को 2 साल से ज्यादा की सजा दे दी गई थी। आपको पता है, उसको MP शिप से निकाल दिया गया था, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से निकाल दिया गया था। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के डिस्क्वालिफिकेशन आर्टिकल 102 में है। जब भी कोई करंट अफेयर की न्यूज चलती है, मैं यही बोल रहा हूं, करंट अफेयर को देख के ही पता चलता है एग्जाम में क्या क्वेश्चन आने वाला है। अगर मैंने अभी तक बैंकिंग का अब तक ना मैंने बैंकिंग के करंट अफेयर को डिस्कस नहीं, मतलब देखा भी नहीं है। एक बार मैं 2 से 5 दिन अगर एक बार देख लूं, रफा दफा कर दूंगा। मैं बता रहा हूं, मेरे प्रिडिक्शंस हमेशा वर्क करते हैं। एक बार अगर मैंने बोल दिया, पत्थर की लकीर मान के चलिए क्वेश्चन आने वाले, या तो फिर मान के चलते हैं पॉसिबिलिटीज क्या होती है। अगर इससे क्वेश्चन नहीं है लेकिन मून से रिलेटेड कुछ ना कुछ दिखेगा, या तो फिर एक अलग से क्लास लेके मैं मून भी कवर करा दूं कि भाई मून से ये पॉसिबिलिटीज है, टॉप 25 क्वेश्चंस दे दूंगा। अभी जैसे, और एक और चीज बताऊं, इस बार NDA में 371 के साथ साथ 191 भी आया। वैसे मैंने 191 ना उनको बताया नहीं था, ये वाला गलत कर देते हैं। 191 मैंने नहीं बताया था, मैंने बोला था 102 पे आएगा। बट मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि ये 191 का क्वेश्चन कैसे बन सकता है। एक ट्रिक बताऊं, अभी मैंने आर्टिकल क्या बताया, 75 क्या है? PM। पक्का? PM बेटा कहां होता है? इसको मिटा दूं, इसको इरेज करूं थोड़ी देर के लिए? ठीक है, अभी मैंने क्या बताया? PM का आर्टिकल, PM का आर्टिकल क्या है बेटा? 75। एक रूल बता रहा हूं, ये बहुत ही बेस्ट है, ये चीज वर्क करती है। जो देश के लिए PM है वो सेम स्टेट लेवल पे पोस्ट क्या कहलाती है? CM। ये अगर तुम लोगों को पता है,
अगर आपने पीएम याद किया है ना, मतलब सीएम याद हो गया। अब देखो ट्रिक क्या है, 7 - 1 वो 5 - 1 आंसर आ गया, ये समझा। एक और चीज बताता हूं, 102 था। अच्छा हाँ, एक और चीज मैंने ये क्या बताया है, ये 164, दो रूल है, या तो आप -1 डिजिट से कर दो और +100 कर दो, यानी दोनों से -1 किया 64 आया, +100 कर दिया, आंसर आ गया। ये ना आसान पड़ता है, अदरवाइज +89 करोगे तो भी आंसर सेम आएगा। ये चीज समझ रही है, दोनों ट्रिक अपना लो, दोनों सेम है। 75 में +84 करो तो भी आंसर सेम आ जाएगा। दो तरीके हैं, या तो +89 करो या डिजिट से -1 करो। एक और तरीका बताता हूं, 102 क्या था बेटा, डिस्क्वालिफिकेशन, यानी कि मेंबर को बाहर निकाल देना। अब देखो इसमें क्या है, -1 तो कुछ ट्रिक काम ही नहीं कर रही है, +89 डायरेक्ट कर दो ना, आंसर क्या है 191। मेरे सारे स्टूडेंट्स जो शार्प थे वहां, उन लोगों ने 191 करके आ गया, और ये ट्रिक काम कर गई, क्योंकि 191 आप कितने आर्टिकल्स रटोगे, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी है, लेकिन ये समझा आपने क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल एक और चीज बता सकता हूं, ऐसे तो बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, चलो अब हम बाद में करेंगे, फिलहाल अभी अपना करंट अफेयर करते हैं। बट ये ट्रिक समझ में आई, ऐसे बेटा मैं एक ही ट्रिक से पूरा का पूरा आपको आर्टिकल्स तक रटवा दूंगा, इसलिए बोलता हूँ एक बार मैंने अगर पॉलिटी पढ़ा दिया, बाहर का क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। हाँ बेटा पढ़ा देंगे। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिलहाल आपने ये सब लिख लिया था ना, ला दिए मेरे पुतीन वगैरह। ब्रिटेन ने, ब्रिटेन रिलीज रिकॉर्ड करेंसी नोट विद द फॉलोइंग पर्सन। अच्छा ठीक है, ये ना कुछ गलत, ऐसा मान लीजिए ये कुछ गलत हो गया, बट इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। रिसेंट में ब्रिटेन ने अपनी एक न्यू करेंसी नोट को लॉन्च किया। देखो करेंसी बार बार ना न्यूज में चल रही है। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि उस करेंसी नोट के ऊपर किस पर्सन को डेपिक्ट किया गया, मतलब उस नोट के ऊपर किसकी फोटो है। आंसर इसका हो जाएगा बेटा किंग चार्ल्स 3। पहले किसका था, एलिजाबेथ 2 का। ऑप्शन में है नहीं, हाँ एलिजाबेथ 2 पहले थी, अभी नए करेंसी नोट पे कौन है, किंग चार्ल्स 3। ये आप लोगों को लिखना है। करेंसी के ऊपर मैंने आई थिंक पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस बता दिए हैं, तो बैकग्राउंड डिस्कस करने नहीं पड़ेगा अभी। अच्छा मैंने बताया था गांधीयन सीरीज नोट्स कब रिलीज हुई थी, 1969, ये याद रखना। अच्छा ये डिजिट को इधर उधर करेंगे तो क्या बनेगा, 69 को इधर उधर करेंगे तो क्या बनेगा, 1996। याद रखना गांधीयन सीरीज नोट यहां पे भी रिलीज हुई थी, लेकिन स्पेसिफिक 10 रुपए और 500 रुपए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। ये दोनों क्वेश्चन पूछा है, अगर ऑप्शन में 1969 नहीं दिखा तो आंसर क्या हो जाएगा, 1996। याद रखना, आसान है, इधर उधर करना है सर। आगे बढ़े। रामसार साइट भारत में टोटल अभी कितने हो गए, रामसार साइट सबको पता है क्या होता है। चलो एक चीज बता देते हैं, पहले रामसार का थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ, वैसे भी लास्ट 2 क्वेश्चन है बेटा, करे ना, बोर तो नहीं हो रहा ना। चलो ठीक है, अगेन मैं बता रहा हूँ, ठीक है। रामसार बेटा एक साइट का नाम है, एक प्लेस है जो कि कहाँ है, ईरान में। कहां पर है, ईरान में है। अब याद रखिएगा ईरान के अंदर एक मीटिंग रखी गई थी 1971 में, और उस मीटिंग में हम ये डिस्कस कर रहे थे कि ऐसी कुछ वाटर बॉडीज है जिसे हम क्या कहते हैं, वेटलैंड। क्या कहते हैं, वेटलैंड। वेटलैंड की डेफिनेशन ऐसा कुछ नहीं होता, आप एक तालाब, एक डैम को भी वेटलैंड कह सकते हो। इवन कई बार वेटलैंड की कैटेगरी में किसी नेशनल पार्क को भी घोषित कर देते हैं। जनरली वेटलैंड यानी तो वाटर बॉडी होती है। और हम अगर किसी वेटलैंड को, अगर देखो हम किसी अगर रामसार साइट में किसी वाटर बॉडी को जोड़ रहे हैं, उसका मतलब है हम उस वाटर बॉडी को कंजर्व करेंगे। हो सकता है वो वाटर बॉडी पॉल्यूशन दे रही है, हो सकता है वो बहुत ज्यादा गंदी है, हम रामसार साइट में उसी वाटर बॉडी को, उसी वाटर बॉडी को इंक्लूड करते हैं जो इंटरनेशनली बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनली मतलब क्या, इसमें फॉर एग्जांपल अगर कोई लेक है, इसका मतलब है कुछ उस लेक में कुछ फॉरेन बर्ड्स आके रहते हैं और वहां का पानी पीते हैं। अगर हम उसको कंजर्व नहीं करेंगे तो वो फॉरेन के जो बर्ड्स है वो मर जाएंगे। इसलिए याद रखना कि वेटलैंड, रामसार साइट्स किसे डिक्लेयर किया जाता है, वेटलैंड्स को। वेटलैंड यानी क्या, वाटर बॉडी। और ये रामसार साइट हमने कहां पर डिसाइड किया था, 1971 में ईरान के अंदर, जिसे क्या कहा जाता है, रामसार कन्वेंशन। ये याद रखिए, रामसार कन्वेंशन। अच्छा कन्वेंशन यानी कुछ नहीं होता, एक तरह से अग्रीमेंट होता है, ठीक है। रामसार कन्वेंशन कब हुआ था, 1971 में हुआ था। कहां हुआ था, ईरान के अंदर हुआ था। जिसे इंप्लीमेंट कब किया गया, 1975 में। ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, रामसार को इंप्लीमेंट कब किया गया था, रामसार साइट्स के वो जो था इंप्लीमेंट 1975 में। और भारत का अगर क्वेश्चन पूछा जाए सबसे, अच्छा टोटल मैंने बताया नहीं ना, 82। टोटल कितने हैं, 82 रामसार साइट है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि 82 में टोटल लार्जेस्ट रामसार साइट, लार्जेस्ट साइट सुंदरबंस लिख लो,
सुंदर बंस। क्या पता स्मॉलेस्ट साइट पूछ ले, सबसे स्मॉलेस्ट साइट रेणुका लेक। रेणुका लेक आई थिंक ये हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड में है, मोस्टली उत्तराखंड में ही है, एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। रेणुका लेक, मैंने रामसार साइट बता दिया। और अभी ये रिसेंट में ना ये क्वेश्चन मैंने क्यों डाला है, +2, इसमें 2 रामसार साइट अभी कहाँ आई है। एक मिनट, ये 49 है, मेरे को चेक करने दो, ये इंपॉर्टेंट क्या है, छूट ना जाए। नटकी बिहार के अंदर, नटकी है और नागी है, ये याद रखिए आप लोग। इसको थोड़ा मैं इरेज करूं, नटकी एंड नागी, ये दोनों क्या है बेटा, बर्ड सेंचुरी है। बर्ड सेंचुरी होता है, सेंचुरी नहीं होता, SANC, सेंचुरी, ठीक है। एक चीज याद रखना, और आपको क्या पता यही बर्ड सेंचुरी इस बार आ जाए, क्योंकि ये न्यूज में चल रहे हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, एक हो गया नटकी और एक हो गया नागी, ये लेटेस्ट हमारे रामसार साइट से। और ये दोनों क्या है बेटा, लेक, ये लेक भी है, हाँ ये लेक भी है, वैसे बर्ड सेंचुरी भी है और वहां लेक्स भी, तो आप लोग ये याद रखिएगा। अच्छा हाँ, एक और क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन पूछा जाए रामसार साइट पूरे भारत में सबसे ज्यादा कहाँ है, तमिलनाडु में, ये याद रखिएगा। आई थिंक 16 है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तमिलनाडु आगे इस बार न्यूज में बहुत ज्यादा चल रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। आगे बढ़े, अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, हु बिकेम इंडियन नेवीज फर्स्ट चॉपर पायलट, ठीक है, अनामिका राजीव, ये आप सबको पता था। अवनी चतुर्वेदी तो पता ही होगा। फर्स्ट फीमेल कौन है, सुखोई 30, सुखोई 30 पता है ना, सुखोई 30 MK1, ये बेटा ट्विन जेट है, क्या है, ट्विन जेट। ट्विन जेट किसे कहा जाता है, 2 सीटर, 2 सीटर वो एक जेट है, ठीक है, मल्टीलेट, हाँ हाँ फाइटर, उसको उसके लिए भी सुखोई 30 को मोस्टली हम अपने कहा वॉर वगैरह और सारी चीजों में भी यूज करते हैं। सुखोई है रशिया का, हमने सुखोई से डील किया था, रशिया का है। और फ्रांस से हमने बेटा राफेल, राफेल डील की है, ठीक है, राफेल हमारा जो हमारे पास है। और एक बेटा चल रही है, अवनी चतुर्वेदी हो गया, शुभांगी स्वरूप, आई थिंक शुभांगी स्वरूप, ये चल रही है BSF, ये भूलना मत, BSF की फर्स्ट फीमेल स्नाइपर, आज तक फर्स्ट फीमेल स्नाइपर, सबको पता है ना वो, ठीक है, गन, हाँ। एंड सुषमा चावला, आई थिंक ये न्यूज में चल रहे हैं। चलो ठीक है, इतना ही देख लेंगे, बाकी आज का बेटा एक सिंपल सा छोटा सा सेशन था, आई होप सारे लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है, बहुत छोटा सा था। नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा, अच्छा इतना स्लो चलेंगे, अब 50 कवर करना था, कितने घंटे, 3 घंटे हो गए क्या, हाँ 2 ही घंटा हुआ ना, हमने लेट सेशन स्टार्ट किया। अच्छा 11 से 2 ही घंटे में हो गया यार, वहां पता है मेरे को, यहाँ वैसे जल्दी में ही हो गया, वहां थोड़ा टाइम जनरली मैं लेता हूँ। चलो हो चुके हैं, चलो बेटा, चलो ठीक है बेटा, चलो ऑल द बेस्ट, ये वहां रख दो सर। जी जी जी, यहाँ बैठ जाओ। हाँ ऑनलाइन है या चलेगा शायद। ओके, हेलो, मुझे आप लोगों की ओपिनियन चाहिए, कैसे रहा सेशन आपका। बहुत अच्छा है, समझ में आ रहा है। तो अभी के लिए जो हमारे सेशन है वो खास करके करंट अफेयर्स के सेशन अभी हम लोग संडे के दिन ही कंडक्ट कर पाएंगे, बिकॉज ऑफ द रीजन कि सर जो है वो ऑलरेडी एक जगह पर ऑफिशियली वर्क कर रहे हैं, तो जिस वजह से उनको सैटरडे इज नॉट पॉसिबल। बट इससे फायदा ये होगा कि आने वाले सितंबर से सर इंस्टीट्यूट के साथ में जुड़ जाएंगे, तो आगे के बाकी के सब्जेक्ट भी सर ही टीच करेंगे आपको, जिसमें हमारा फाइनल हुआ है हिस्ट्री वगैरह, ज्योग्राफी, ठीक है, ये सब्जेक्ट हमारे फाइनल हुए हैं। ठीक है, बाकी करंट अफेयर्स का हमारा सेशन कंटिन्यू चलता जाएगा। बट समझ में आया था, बहुत अच्छी तरह से लगा, ठीक है, डन करें फिर। ओके, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। इधर बाकी सभी स्टूडेंट चेक कर लीजिएगा।